हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं एक नई सीरीज के साथ में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डीएसटीएल की फर्स्ट यूनिट क्या होने वाली है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो सीरीज है ये 1 से लेकर के 5 यूनिट तक कैटेगराइज होगी। और यहाँ पे जितने भी कोई भी सेमेस्टर का हो सकता है, एकेटीयू का कोई भी बोर्ड हो सकता है, वो यहाँ पे सभी इसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे जो सीरीज बना रहा हूँ वो एकेटीयू के बोर्ड का रेफरेंस लेकर के बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वन शॉट बहुत जल्दी से, जैसे हो सकता है कि कोई बंदे जो अच्छे से पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना है, तो वो बहुत जल्दी 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं हमारी पीडीएफ के साथ में। और अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वो वीडियो, ये जो मेरा वीडियो है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो 90 to 95 मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, जो अब तक अभी नहीं पढ़े हैं तो कम टाइम में कैसे ज्यादा मार्क्स लाएं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और यहाँ पे शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो पाए। और हाँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पीडीएफ भी प्रिपेयर करके रखी है, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर के सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट आता है तो वहां पे कोई भी विदाउट ऑफ कॉस्ट वहां पे लाइव जाकर के हम पर्सनली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। ना यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मेरे पास जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेट। तो सेट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इस डीएसटीएल की यूनिट में। तो पहले डीएसटीएल को में कैसे हम सेट को बनाते हैं, क्या यूज होता है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखते हैं सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो भैया जो एलिमेंट्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स है, ये कैसे होंगे, नंबर हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, या फिर पॉइंट्स हो सकते हैं ना। जैसे 2,3 कोऑर्डिनेशन टाइप से नहीं, पॉइंट्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। नंबर्स और लेटर्स तो आप जानते होंगे ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो नोटेशन भैया बनाएंगे कैसे ना, तो सेट को अगर डिफाइन करना है या डिनोट करना है तो हम कैपिटल लेटर से, हो सकता है ए से करें, बी से करें, सी से जेड तक कोई भी हम एक लेटर उठा सकते हैं ना। वहीं पे एलिमेंट को हम कैसे करेंगे, लोअर कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, मतलब जैसे एक्स है, ए है, बी है, एंड दीज आर द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं इसकी मेंबरशिप हम कैसे करेंगे, कि मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो देख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का मतलब ये कैपिटल है, दिस मींस दिस इज द सेट। और वहीं पे देख सकते हो जो ये एक्स है, एक्स क्या है, दिस इज माय एलिमेंट, या यू कैन से ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे मैं सेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको बताता भी हूँ कैसे बनेगा भाई। तो यहाँ पे हम देख सकते सेट बना सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम लिखेंगे, ए इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सिंपल तरीका है फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन करने का हमारा तरीका है। ठीक है, मैंने भैया इसको इजीली बना दिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे होगे, क्या कोई एक डुप्लीकेसी है यहाँ पे, मतलब डुप्लीकेसी का मतलब क्या, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, मतलब क्या 2 दोबारा आया, नहीं आया। जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 2,2,4,5,6। तो क्या ये वैलिड है हमारे सेट के अंदर इन केस ऑफ सेट? नहीं, क्योंकि ये कैसे होने चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसा सेट कैसा होना चाहिए, हमारा यूनिक होना चाहिए। तो क्या ये यूनिक है? नहीं, बिकॉज डुप्लीकेसी इज यहाँ पे अवेलेबल है, सो दैट्स वाई इट इज नॉट। तो हमारा जो सेट है वो कैसा होना चाहिए, 2,4,5,6। ठीक है, तो ये मेरा बी सेट है, यहाँ पे ए सेट है। ऐसे जितने भी चाहो आप उतने सेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि भैया जो ये सेट है कितने कितने टाइप्स के हम देख सकते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप्स के हमारे जो सेट अवेलेबल होते हैं, और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सेट क्या है। हाँ? तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। तो टाइप ऑफ सेट पढ़ने के लिए हम इसमें नीचे चलते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के साथ में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, जिसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहले फाइनाइट सेट। ये क्या करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ क्या एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, या फिर काउंटेबल, मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है ना, ऐसे ही देख सकते हो। तो इसीलिए ये क्या है, फाइनाइट है, मतलब जो हम काउंट कर सके। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट ना कर सकें, और जो इनफाइनाइट नंबर हो, मतलब देख सकते हो 1 2 3। क्या बता सकते हो इसमें कितने नंबर है? आई डोंट नो, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर हो सकते हैं। इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं ना। वहीं पे नल सेट क्या होता है, जिसमें
कोई भी देख सकते हो ये सेट है। सेट मेरा डिफाइन करने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वैल्यू लिख दो, वो मेरा क्या होता है, सेट होता है। लेकिन इसके अंदर जब कुछ भी डिफाइन नहीं है, मतलब सिर्फ सिंपल एम्प्टी है, देन एम्प्टी सेट को हम क्या कर देंगे, नल सेट है भैया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे अगर कहीं 5 लिखा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एम्प्टी सेट है। जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू लिखा है 5, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है। या फिर यहाँ पे a इक्वल्स टू कुछ इस टाइप से लिखा है तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। या फिर a इक्वल्स टू कुछ ऐसे लिखा है तो ये भी क्या है, हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट है। सिंगल सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, जब हमारे कोई भी सेट में सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है, सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब कह रहे हो कि भैया जो b है ये क्या है, b सबसेट हो जाए। सबसेट है मतलब जैसे यहाँ पे 1 और कामा 2 है, तो अगर आपको ऐसे नोटेशन बनानी है या मेंबरशिप लिखना है तो कैसे लिखोगे, b इज अ सबसेट ऑफ a। मतलब सबसेट के लिए कुछ इस टाइप से साइन बनाएंगे ना, तो b जो है वो सबसेट किसका है, a का है। मतलब a में जो वैल्यूज है उसमें से ही b में वैल्यूज है, देख सकते हो 1,2 a इसमें है और इसमें भी है, लेकिन 3,4 नहीं है, तो मतलब ये b क्या है, सबसेट है इसका ना। सही है, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। तो चलिए हम यहाँ पे सुपरसेट की बात कर लेते हैं। सुपरसेट जस्ट सबसेट का रिवर्स होता है। तो सुपरसेट इसमें कौन होगा, देखो सबसेट तो ये है, सुपरसेट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जहां से हम वैल्यू को लेते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, सुपरसेट बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देख ले। देखो प्रॉपर सबसेट अगर मुझे बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसेट को पहले समझना होगा कितने हम सबसेट इसके बना सकते हैं। देख सकते हो अगर हम इसके, मान लिया बी है, यहाँ पे हम सबसेट बना रहे हैं इसके। देखो एक तो नल सेट बना सकते हैं, मतलब नल सेट आप तो जानते हो कि जिसमें कोई वैल्यू ना हो। मान लिया ये भी तो क्या है, इसका सबसेट ही तो है। फिर यहाँ पे 1 ले सकते हैं, ऐसे हम 2 ले सकते हैं, ऐसे हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं, ऐसे 1,2 ले सकते हैं, हाँ? ऐसे हम ऐसे बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे हम 1,2, 3, 4 ऐसे ये सभी हम क्या कर सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना, तो ये सभी क्या है, सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जिसमें जो हमारा ये सबसेट और एक्चुअल जो हमारा सेट है वो बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब सुपर सेट और हमारा सबसेट अगर बराबर है तो वो मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट कौन होगा, जो सुपर सेट और हमारा जो सबसेट है वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे 1,2 क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, यहाँ पे 1,2, 1,2 में देख सकते हो 1,2 क्या है, प्रॉपर सेट है। 1,2,3 क्या 1,2,3 क्या प्रॉपर सबसेट है, नहीं है, क्योंकि ये जो सबसेट और जो हमारा सुपर सेट है वो बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सल की बात करते हैं तो यूनिवर्सल क्या होता है, सेट कंटेन्स ऑल सेट्स ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कोई भी एक कंसीडरेशन पूरा होता है ना, जैसे यूनिवर्सल चीज हम ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब ऑल इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू जितनी भी होंगी वो सभी आ जाएंगी, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे जो सेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं कि उनको हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो जैसे हमारे पास नहीं कहते सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो उसमें 2, 4, 6, 8 जितने भी इवन नंबर्स आएंगे, इन्फिनिट नंबर्स, वो सभी क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल हो जाएंगे। वहीं पे इक्वल क्या होता है, जब हमारे पास कोई दो सेट है, सपोज दिस इज माई ए सेट एंड दिस इज माई बी सेट। देख सकते हो इसमें खाली लिखने का तरीका चेंज हुआ, 3, 2, 1, 1, 2, 3, लेकिन सेट में वैल्यूज तो देखो सेम ही है ना। तो सेट में ये जरूरी नहीं है कि आप 1, 2, 3 ही लिखें, उससे मैटर नहीं करता, आपकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वल सेट ना। तो चलिए हम आगे यहाँ पे बात करते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट कुछ नहीं होता है, ये क्या करता है, नो कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब दिस इज माय सेट ए सपोज एंड सपोज दिस इज माय सेट बी, एंड देन क्या इसमें से कोई वैल्यूज ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं, नो सर इसमें कोई भी वैल्यूज हैं जो सेम नहीं है। सो वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस इज माय क्या है, ये हमारा सिंपल क्या कह सकते हो, ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। ये इतना इजी था, यहाँ पे आई होप आपको समझ में चीजें आई होंगी। तो ये सभी चीजें थी जो कि हमारी सेट में अवेलेबल होती हैं, जो कि हमें पढ़नी चाहिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये चीजें बना रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर चाहेंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ इतने में ही आप वहाँ पे काम कर पाएंगे ना। तो मैं जितना आपके लिए सफिशियंट है मैं उतना प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब 90, 95 इस टाइप से। तो आपको उस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको वन शॉट नहीं देखने चाहिए। ये वन शॉट उनके लिए है जो पास होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मतलब 60, 70, 75 इस टाइप के जो मार्क्स लाना चाहते हैं, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो प्लीज अगर आपको 90 to 95 तक देख रहे हैं तो वन शॉट को छोड़ के आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट क्या होते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि देखो
यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, उसमें से पहला ऑपरेशन है यूनियन। तो यूनियन क्या कहता है, कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम द टू मोर सेट्स, मतलब दो या दो से ज्यादा सेट को हम कंबाइन करते हैं और उसमें से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे डुप्लीकेसी को। मतलब जैसे एक ए सेट है, एक बी सेट है, तो इसमें से डुप्लीकेट कौन है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को हटा देंगे और पूरा हम लिख देंगे। या फिर एक और तरीका है, आप पूरे एक सेट को यहाँ पे लिख दिया करो। देखो 1 2 3 मैंने लिख दिया, फिर आपको इसको चेक करना है, क्या 3 यहाँ पे अवेलेबल है तो हम नहीं लिखेंगे, क्या 4 अवेलेबल है, नहीं है तो हम लिख देंगे, 5 अवेलेबल है, नहीं है तो हम यहाँ पे देखो लिख दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यूनियन हो गया। तो यूनियन को हम कैसे लिखेंगे, ए, एंड यूनियन के लिए यू एंड बी, तो ए यूनियन बी लिखने का तरीका ये होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया है, आपको बस इतना ही लिख के आना, बहुत ज्यादा नहीं लिख के आना होता है ना, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। अगर ऑपरेशन ऑन सेट लिखेगा तब भी आप अगर 5 को डिफाइन करेंगे 6 को, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा ना। तो वहीं पे इंटरसेक्शन की बात करते हैं, फाइंड्स एलिमेंट्स कॉमन टू और मोर सेट्स, ये जस्ट अपोजिट होता है इंटरसेक्शन का, तो सॉरी यूनियन का। तो ये क्योंकि देखो यहाँ पे दो है, अब यहाँ पे क्या करते थे, जो डुप्लीकेट होते थे उनको हटाते थे, यहाँ पे जो डुप्लीकेट मिलेंगे उन्हीं को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे 3 अवेलेबल है, यहाँ पे हाँ है, देख सकते हो। क्या 4 अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 अवेलेबल है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, ये तीनों तो लिखे थे, क्या 3 अवेलेबल है, हाँ तो नहीं लिखेंगे। 4 अवेलेबल है, नहीं तो लिखा। 5 अवेलेबल है, नहीं तो हम लिखे। ठीक है, तो यही चीज है, आप देख सकते हैं। सेट डिफरेंस क्या होता है, सब्सट्रैक्ट एलिमेंट फ्रॉम वन सेट फ्रॉम अनदर। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे देखो दो सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है। अब इसमें से डिफरेंस करना है, मतलब माइनस वाला तो आप जानते होंगे कैसे माइनस करते थे ना, 2 - 3 4 - 3 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, सेट बी को देखना है, सेट बी की पहली वैल्यू उठानी है, यहाँ पे चेक करनी है क्या अवेलेबल है, हाँ तो उसको कट कर देंगे। क्या 4 को अब उठाएंगे, 4 क्या अवेलेबल है, नहीं है। क्या 5 अवेलेबल है, नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे जब पूरा सेट बी हो जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, ए को देखना है। ए में क्या बचा है, हमारे पास 1, 2 बचा है, तो इसका मतलब है जो हमारा a - b आएगा वो मेरा आंसर क्या होगा, 1, 2 होगा। इजी। वहीं पे हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, कि हम कोई भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसे हम कोई भी सेट लेते हैं उनको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे ए सेट क्या है, ए सेट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो अब कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट बता दो भैया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कि जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल में मतलब क्या है कि 1 से लेकर के डॉट 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 इनफिनाइट नंबर तक हो जाएंगे। लेकिन अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 छोड़ के 4 से लेकर के जितने भी नंबर इनफिनाइट होंगे वो हमारे क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये क्या कहता है कि जो हमारे सेट में अवेलेबल होंगे नंबर्स, उनको छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल में होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, इजी था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसमें मेरे पास दो सेट होंगे, अब इन दोनों सेट में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो कैसे करते हैं, ए का 1 से कर देंगे, ए का 2 से कर दिया, बी का 1 से कर दिया एंड बी का 2 से कर दिया। देखो टोटल मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए, मैंने कर दिया था ना। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या करता है, इसके प्रॉपर जैसे मैंने देखो सबसेट निकाले थे ना, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट को ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट। जैसे मैंने यहाँ पे जब 1, 2, 3, 4 का नहीं बनाया था, तो पहले नल बनाया था, फिर 1 बनाया था, तो ऐसे मुझे 1 और 2 का बनाना है। तो ऐसे आप एग्जांपल छोटा देंगे ना एग्जाम में, जिससे आपको टाइम कम लगेगा। तो देखो एक मेरा यहाँ पे नल बन सकता है, एक 1 बन सकता है, एक 1 का यहाँ पे 2 बन सकता है, एक 1, 2 बन सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 4 मेरे सेट बन चुके हैं। तो ये सभी जो चीजें थी, आई होप आपको समझ में आएंगी सेट में। तो बस इतना ही था हमारा सेट, और इसके बाद हम रिलेशन की बात करेंगे। और अगर आपको सच में कोई भी न्यूमेरिकल जैसे लगता हो कि यार ये आ सकता है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपको वहां पे बहुत ज्यादा जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मिलेंगी, और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि वहीं पे आपको सभी पीडीएफ मिलने वाली हैं जितनी अपकमिंग होंगी ना। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन है। अभी हम रिलेशन की बात करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जैसे हम सेट में बात करते हैं, तो हमारे पास कोई रिलेशन है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर से डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे सेट ए और सेट बी, मतलब मिनिमम हमारे पास 2 सेट होने चाहिए रिलेशन के लिए। और ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जो हमारा होता है रिलेशन होता है। तो जो ए है वो कहां से बिलोंग करेगा, ए से, जो बी है वो कहां से बिलोंग करेगा, बी से, कैपिटल बी से। तो जो ए है वो क्या है, दिस इज माई एलिमेंट, ये स्मॉल बी है, ये भी क्या है, एलिमेंट। और जो ये यहाँ पे ए और बी, ये जो कैपिटल है वो क्या है, मेरे सेट है। तो हमारे पास देखो ए कॉमा बी ये पेयर लिखा है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा सेट ऑफ, मतलब पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है। जो हमारे जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा सेट है, दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करता है। तो हमें ऐसे बताता है कि ये, अब ये देखो ये क्या है, मेरा ए कॉमा बी है,
ठीक है। तो ये क्या है कि मेरा ए से ये ए सेट से है, ये दूसरे सेट से है, तो मुझे पता था कि भैया इनके बीच में ये रिलेशन है। तो अभी हमें आगे पता चलेगा कैसे, इफ ए कामा बी इज इन आर, जैसे मेरे पास एक आर सेट है, सपोज इसमें ए कामा बी है, बी कामा सी है एंड सी कामा ए है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या ए कामा बी अवेलेबल है इसमें, हाँ, तो वो कह सकते हैं कि ए कामा बी इज रिलेटेड टू आर, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता, सपोज नहीं है, तो क्या ये रिलेटेड होंगे ए कामा बी, नहीं होंगे, क्योंकि बी कामा सी रिलेटेड है एक दूसरे से, सी कामा ए रिलेटेड है, लेकिन ए कामा बी नहीं है। बस इसका कहने का यही मतलब था। आई होप आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 1,2,3 हो सकता है, वहीं पे हमारे पास बी में क्या है 1,2 होगा, जैसे मेरे पास दो सेट है। अब इसमें से ए रिलेट बी कर रहा है, लेकिन रिलेशन क्या है ये देख सकते हो, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इसका इवन नंबर आना चाहिए। तो मतलब हम इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम वही वैल्यू लेंगे जिनका इवन नंबर, 1 1 जा 1 नहीं, 1 2 जा 2, हाँ ले लिया। फिर 2 1 जा 1 नहीं, 2 1 जा 2, हाँ ले लिया। फिर क्या करेंगे, 2 2 जा 4, हाँ ले लिया। फिर 3 1 जा 3 नहीं लेंगे, 3 2 जा 6, हाँ ले लिया। फिर क्या करेंगे, 4 1 जा 4 ले लिया, देखो 4,1 भी ले लिया, एंड 4 2 जा 8, देखो ये भी ले लिया ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देख सकते हो मेरा रिलेशन होगा। तो क्या 1,2 रिलेशन है इसमें, हाँ है। क्या 2,2 रिलेशन है, हाँ है, देख सकते हो दोनों। तो हम ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यही मतलब होता है हमारे रिलेशन का। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मेरे पास सेट थे, उसके भी बहुत सारे टाइप्स थे ना, तो ऐसे हमारे पास रिलेशन है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो पहला सेट है, पहला रिलेशन है जिसका नाम है यूनिवर्सल। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता था, ऐसे हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। इसमें ऑल कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे ए कामा बी है और इनमें, तो इनमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं रिलेशन के, वो देखते हैं। ए कामा 1 बन सकता है, ए कामा 2 बन सकता है, ये मेरे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। वहीं पे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब जुड़वा जान जाते हो। जैसे मेरे पास एक ये आदमी है और एक मेरे पास यहाँ पे ये आदमी है ना, दो आदमी है, तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक दूसरे के समान है, या कह सकते हो बिल्कुल इनका फेस है सेम, जुड़वा है, तो उनको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्ट पेयर्स ऑफ वेयर बोथ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। तो जैसे ये है, अब इसमें एक्स का आइडेंटिकल कौन होगा, एक्स, वाई का आइडेंटिकल कौन होगा, वाई, एंड जेड का आइडेंटिकल कौन होगा, जेड। तो देख सकते हो, ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जब ए कामा बी पेयर होना चाहिए रिलेशन में, जब हमारा ए कामा ए, मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू ए हो या फिर ए की वैल्यू बी हो, मतलब यहाँ पे ए कामा ए या फिर बी कामा बी होने चाहिए, ए कामा बी नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ए कामा ए हो या फिर बी कामा बी हो। यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा ना। तो ये मेरा आइडेंटिकल होता है, जो कि आपको समझ में भी आया होगा। वहीं पे हम नेक्स्ट देखते हैं वाइड रिलेशन क्या होता है। ये क्या करता है, कंटेन्स नो पेयर, नो पेयर्स, मतलब ये कुछ भी नहीं कंटेन करता है, ये एम्प्टी सेट होता है। जैसे एम्प्टी के लिए मैंने देखो फाइव का बताया था कैसे लिखते हैं, फाइव लिख देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ए इक्वल टू क्या लिखा था, मेरे पास सेट है 1,2,3। यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, और मुझे यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है कि भैया जो ए प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ पे ए कॉमा बी कर लेना ना, चलो ए प्लस बी कर लो ना, और यहाँ पे वो बड़ा होना चाहिए 5 से। मतलब हम इस ए सेट, जो हमारा ए सेट है, उसमें से हम 2 एलिमेंट लेंगे। कौन कौन से देख सकते हो, ए और बी, और इन दोनों एलिमेंट को उठाओ और उनको जोड़ो। मैंने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, 3 और 1 को उठाया, अब इनको जोड़ा तो कितना आया, 4 आया। तो क्या बड़ा है 5 से, नहीं है, तो हम उस रिलेशन के अंदर नहीं डालेंगे। तो देखो मैंने नहीं डाला, 3 2 को उठाया तो 5 हुआ, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे। चलो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे 4, तो क्या 4 और 1 को डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ। 4 2 को डाल सकता हूँ, हाँ, मतलब 6 को यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो 6 को नहीं डालूंगा, तो 4,2 को डालूंगा ना। ऐसे देख सकते हो 4,3 को डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ। तो ये मेरा तरीका होता है। लेकिन जब यहाँ पे 4 होता है, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, ये मेरा क्या हो गया, वाइड सेट बन गया। तो इतना इजी था हमारा वाइड रिलेशन को समझना। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देख सकते हो कंसिस्ट ऑफ पेयर्स रिवर्स्ड फ्रॉम ऑफ द ओरिजिनल। मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जैसे ये सेट है, अब इसके रिवर्स क्या हो सकता है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो बी कामा ए लिख दो। देखो बी कामा ए हो गया, ये देखो ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया, बी कामा ए हो गया। सपोज ये मेरा ए है, ये बी है, तो ये मेरा क्या हो गया, बी कामा ए हो गया। तो देख सकते हो जस्ट रिवर्स कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अभी देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये ई है और यहाँ पे एफ है, अगर मैं आपको कहूँ यूनिवर्सल रिलेशन बनाना, तो कैसे बनाओगे यूनिवर्सल रिलेशन, m, 6, ऐसे आप क्या करेंगे, m, 7 कर लेंगे,
ऐसे आप क्या करेंगे n,6 कर लेंगे, ऐसे क्या करेंगे n,7 कर लेंगे, ऐसे क्या करेंगे O,6 कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे O,7। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपने यूनिवर्सल रिलेशन में यहाँ पे लिख दी। अब आपको करना क्या है वो यहाँ पे देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि g की वैल्यू क्या है m,6 और यहाँ पे क्या लिखना है O,7। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू काट देनी है। यहाँ पे देखो मैंने वो वैल्यू काट दी है। तो अब जितनी भी वैल्यू बची वो मेरी क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट होंगी। जैसे मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट के केस में कि भैया जो यूनिवर्सल सेट में होती है, जो हमारे पास अवेलेबल है सेट जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, उससे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हम जी से माइनस कर देंगे यूनिवर्सल रिलेशन में। जी से माइनस कर दिया तो मतलब ये दोनों वैल्यू कट कर दिए, जितनी भी बची वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी जी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सभी जो रिलेशन थे हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स, वॉइड और हमारे पास जितने भी रिलेशन थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं वो हमको सबको डिस्कस करनी है, जिससे क्या हो आपको कहीं पे यूज करना हो, या हो सकता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आपको प्रॉपर्टीज पूछेगा तो आप बता पाएंगे ना। तो उसकी हम सब लोग डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, या हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो या सिंपल रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे मैं यहाँ पे पहले ही मैं एक सेट बना लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेट है 1 2 3, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो रिलेशन है वो मुझे देखना है। यहाँ पे मेरे पास रिलेशन है क्या, सपोज देखो ये आपको एग्जाम में एग्जाम पे आपको लिख भी देना है ना, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं लिखेंगे। 1,1 2,2, ठीक है, और 3,3 एंड 3,1 एंड 1,3 एंड 2,1 एंड 1,2, ठीक है। कुछ मेरा इस टाइप से यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया है। तो अब इसमें देखना है, कह रहा है रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिए गए क्या खुद से रिलेटेड है, मतलब आइडेंटिकल है क्या। हाँ देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये 3 एलिमेंट्स देख सकते हो, तीनों के तीनों अगर यहाँ पे आइडेंटिकल है, देख सकते हो यहाँ पे तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस इज माय रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इजी था। यहाँ पे देख सकते हो ए कामा ए अगर अवेलेबल है आर में, देन हम कह सकते हैं सिंपल वो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्री क्या होता है, कह रहा है कि अगर ए कामा बी रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। देखो सकते हो जैसे 1,1 रिलेटेड है तो ये ए है ये बी है, तो बी कामा ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1,1 ही लिखेंगे। तो देख सकते हो ये भी रिलेटेड है, जो मतलब आइडेंटिकल है वो तो सिमेट्रिक होते ही होते हैं, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं, मतलब इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे इसको चेक करना है। 3,1 है, क्या 1,3 अवेलेबल है, हाँ। क्या 2,1 है, 1,2 अवेलेबल है, हाँ। मतलब देख सकते हो सभी चीजें मैंने यहाँ पे चेक कर ली, मतलब कहीं पे भी ऐसी कोई एसिमेट्रिक चीज नहीं लगी, देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस इज माय सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर कोई भी एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, देन ऑटोमेटिकली ए किससे हो जाएगा, सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हो 3,1, हम यहाँ पे एक पेयर ले लेते हैं ना, 3,1 मैंने उठाया, ये मेरा क्या है ए कमा बी। ऐसे मुझे क्या करना है 1,3 को उठाना है, क्योंकि देखो ए कमा बी एंड बी कमा सी, यहाँ पे देख सकते हो 1,3। तो क्या यहाँ पे देख सकते हो एक ए कॉमा सी क्या बन जाएगा 3,3। क्या ये अवेलेबल है यहाँ पे, हाँ है अवेलेबल। देख सकते हो 2,1 को उठाओ, ठीक है, उठा लिया। और उसके बाद में यहाँ पे उठाना है 1,2 को। अब इनको उठा मिलाओ तो क्या बनेगा 2,2, क्या अवेलेबल है यहाँ पे, हाँ है। तो इसका मतलब है ये क्या है मेरा यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप कोई भी चीज उठाएंगे जिसमें ऐसा ही केस मिलेगा, मतलब जब ए कॉमा बी बी कॉमा सी को ऐड करेंगे तो ये तीसरा ए कॉमा सी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं ये मेरा जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना। तो अब एंटी सिमेट्रिक की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए और बहुत लोगों को कंफ्यूजन करता है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर ए रिलेटेड है बी से, किससे रिलेटेड है, बी से, और बी रिलेटेड है ए से, लेकिन वो कब हो सकता है, जब हमारा इक्वल होना चाहिए ए बी से, मतलब जब आइडेंटिकल होंगे तभी क्या होगा, जो हमारी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है तभी हम इसको फॉलो करवा सकते हैं। जैसे ए कमा बी अवेलेबल है तो आपका बी कमा ए कब अवेलेबल हो सकता है, जब हमारा ए इक्वल टू बी होगा। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ जैसे 1,1 है तो इसका आइडेंटिकल क्या होगा, जब देखो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, तो इसका
इसका सिमेट्री कौन हो सकता है, 1,1 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइडेंटिकल को छोड़ करके आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, जैसे 2,1 है तो उसका अगर 1,2 अवेलेबल हुआ तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। तो मतलब अगर 2,1 है तो 1,2 नहीं होना चाहिए, अगर 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं ना, 1,2,3 है, देखो ये मेरे क्या है, आइडेंटिकल है, तो इनको छोड़ दो। यहाँ पे क्या 1,2 देख सकते हो, ये क्या है मेरा ए है, ये मेरा बी है, क्या बी ए अवेलेबल है, मतलब 2,1 नहीं है। ये देखो ए है, ये बी है, मतलब 2,3, क्या इसका अवेलेबल है, बी है, नहीं है। तो हम सिंपल कह सकते हैं ये मेरा क्या रिलेशन है, ये मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो इतना इजी होता है यार, ज्यादा हार्ड नहीं है, हम सब लोग आगे करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं ना। तो इररिफ्लेक्सिव क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर कोई भी एक ऐसा रिलेशन है जो खुद से मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको इररिफ्लेक्सिव बोल देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या होता है ए कमा ए इज नॉट इन आर, अगर कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए कमा ए नहीं है, देन हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव है। जो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो वो इररिफ्लेक्सिव होगा, जस्ट अपोजिट। ऐसे एसिमेट्रिक क्या होता है, जो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा वो एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे ये दोनों इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ऊपर वाले ही चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो बता दिए, यहाँ पे आप सिंपली पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं ना। तो ये सभी चीजें थी हमारी प्रॉपर्टीज और जो भी टाइप्स थे रिलेशन के, आई होप समझ में आया होगा। अभी हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे जिससे आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे ना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन का न्यूमेरिकल ले लिया है, जिससे आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी डाउट्स होंगे आपको जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन और प्रॉपर्टीज में था वो यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला है। जैसे देख सकते हो मेरे पास एक सेट ए है जिसमें वैल्यूज क्या है, 1,2,3 है, तो इससे मैंने एक आर रिलेशन बनाया। तो इसमें देखो ये वैल्यूज है, ठीक है, चार रिलेशन की वैल्यूज एलिमेंट्स है ना, उनका रिलेशन है। यहाँ पे देख सकते हो एक फाई रिलेशन है जिसको हम एम्पटी रिलेशन बोलेंगे। एक देखो यूनिवर्सल रिलेशन है, मतलब मैंने इसका यूनिवर्सल रिलेशन बना लिया, तो ये मेरा ए क्रॉस ए को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं पे एक और मेरे पास सेट है जिसमें या कह सकते हो ये मेरे पास रिलेशन है एस नाम से, 1,1 1,2 2,1 कुछ इस टाइप से। एक और मेरे पास है 5 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जिससे आपको मैं क्लियर कर पाऊँ ना कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। चलो हम सबसे पहले यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं इन सभी में रिफ्लेक्सिव कैसे होने वाला है। तो क्या इसमें रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है, देख सकते हो 1,1 हाँ है अवेलेबल, 2,2 अवेलेबल है, नहीं है, 3,3 अवेलेबल है, हाँ है, लेकिन 2,2 नहीं है, देन वी कैन सिंपली से आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या एम्पटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, नहीं होता है भैया, उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो कहां से होगा। क्या यूनिवर्सल जो रिलेशन होगा वो क्या मेरा क्या होगा, क्या मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा, होगा, क्योंकि 1,1 भी होगा उसमें, और 2,2 भी होगा, और 3,3 भी होगा। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बनाना बताया है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, देन आपको यहाँ पे समझ में आएगा ना। क्या यहाँ पे ये मेरा रिफ्लेक्सिव है एस, हाँ 1,1 भी है, 2,2 भी है, एंड 3,3 भी है, देन वी कैन सिंपली से दैट इज माय रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 नहीं है, देन टी भी मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो देख सकते हो आर भी नहीं है, वहीं पे टी भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, लेकिन एस और ए क्रॉस ए मतलब यूनिवर्सल सेट हमारे रिफ्लेक्सिव है। यहां तक क्लियर है, चलो ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसमें हम ढूंढने वाले हैं कि सिमेट्री है कि नहीं है। तो सिमेट्री कैसे ढूंढते हैं, देख सकते हो क्या यहाँ पे देखो 1,1 है तो इसका बी कमा 1,1 ही रहेगा, 1,2 है क्या 2,1 है, नहीं अवेलेबल है, देन ये सिमेट्री नहीं होगा। एम्पटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, एम्पटी रिलेशन हमेशा क्या होगा हमारे पास, ये जो रिलेशन है इसको सिमेट्री रिलेशन बोल सकते हैं। ये क्यों बोलेंगे ये मैं बता दूं, देखो अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है जिसका हम ढूंढे बी कमा ए, मतलब जब ए कमा बी एलिमेंट ही नहीं है तो उसका हम बी कमा ए क्या ढूंढ पाएंगे ना। तो वो मेरा क्या है, सिमिट्री का मतलब है जो एलिमेंट अवेलेबल है उसका हमें क्या करना है, उसका सिमिट्री या अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स ढूंढना होता है। तो हमारे पास इनवर्स क्या ढूंढने की जरूरत है, जो हमारे पास एम्प्टी है, कोई है ही नहीं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ए क्रॉस ए में यूनिवर्सल रिलेशन मुझे ढूंढना है, तो कोई भी ए क्रॉस ए होगा उसमें आपका जो एलिमेंट होगा सभी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं सॉरी इनवर्स आपका वहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। वहीं पे एस की मैं बात करूं तो एस में क्या अवेलेबल है, 1,1 का कॉम्प्लीमेंट इनवर्स 1,1, 1,2 का 2,1 अवेलेबल है, 2,2 का 2,2, 3,3 का ये भी, ये मेरा क्या है, ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। वहीं पे 1,2 यहाँ पे टी में देख सकते हैं 1, ठीक है ये भी अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे 1,2 का देखो सिमेट्री नहीं अवेलेबल है 2,1, तो इसलिए ये क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा जो ये वाला रिलेशन है ये मेरा क्या है, मेरा सिमेट्री नहीं है। तो देख सकते हो आर इज नॉट सिमेट्री एंड टी इज नॉट सिमेट्री, और जितने भी हमारे पास
एक्सेप्ट आर एंड टी, जितने भी, हाँ देख सकते हो आर और टी को छोड़ करके जितने भी सेट हैं वो हमारे क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब आर और टी को छोड़ के जितने भी सेट हैं वो सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना। ऐसे ही देख सकते हो। अब यहाँ पे थर्ड कौन सा है, ट्रांजिटिव की बात करने वाले हैं। तो ट्रांजिटिव देख सकते हो, ट्रांजिटिव क्या देख सकते, कैसे यहाँ पे निकालेंगे, 1,1, हाँ ठीक है, 1,2 अवेलेबल है, और 1,2 अवेलेबल है, वहीं पे देख सकते हो। ठीक है, 1,1 अवेलेबल है, 1,3 और 3,1 अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। वहीं पे देख सकते हो एम्प्टी सेट जो है हमारा, वो भी क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। वहीं पे ए क्रॉस ए, ये भी मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आप करेंगे तो समझ जाएंगे ना। यहाँ पे देखो 1,2 है, 1,1 है, 1,2 है, इसका क्या है, 1,2 है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी क्या होगा, 1,1 देखो अवेलेबल है। ऐसे 2,1 यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी आप रिलेशन देखोगे तो ये मेरा क्या होगा, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहाँ पे देख सकते हो 1,2 है एंड 2,2 है, 1,2 क्या अवेलेबल है, नहीं है। देख सकते हो ये मेरा ए है, ये बी है, ये बी है, सी है, तो ए सी क्या है, 1,2 क्या अवेलेबल है, नहीं है। तो ये मेरा टी को छोड़ के जितने भी रिलेशन है वो मेरा क्या है, टी इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि 1,3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऐसे आप बहुत कोई भी एक रिलेशन आप वेरीफाई कर लें कि यार ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं, और जितने भी बचे हुए हैं वो सभी क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब एंटी सिमेट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पे आपको समझना। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास ए है रिलेशन, तो 1,1 अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिकल को मुझे छोड़ देना है, मतलब इसको छोड़ दो, मुझे आइडेंटिकल नहीं देखने, क्योंकि वहां पे देखो डेफिनेशन में यही बताए, अगर ए कॉमा बी है तो उसका इनवर्स हो सकता है, मतलब अगर 1,1 है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, और जितने अदर मुझे देखने हैं, 1,2 का क्या 2,1 अवेलेबल है, नहीं है। 1,3 का अवेलेबल है, नहीं है। तो मतलब देखो मैंने सभी को चेक कर लिया, तो इसका मतलब है ये मेरा जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है। जो 5 होता है वो भी क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है, देन वी कैन नॉट चेंज। तो देख सकते हो एक टाइम पे दोनों चीजें हो सकती हैं, सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो क्या सिमेट्रिक होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर 2,1 होगा तो हो सकता है उसमें 1,2 भी हो, वो नहीं होता ही है। ठीक है, तो देख सकते हो 1,2 है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इसका कॉम्प्लीमेंट, या सॉरी कॉम्प्लीमेंट बार बार कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कहूँ भी तो आप इनवर्स समझना ना। तो इनवर्स देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है 1,2 का 2,1, देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस इज नॉट माई एंटीसिमेट्रिक। वहीं पे टी ये देख सकते हो 1,1 अवेलेबल है, 1,2 है क्या, 2,1 है, नहीं है। और यहाँ पे इसको हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे क्या है, बराबर है, आइडेंटिकल को छोड़ के 2,3 है क्या, 3,2 अवेलेबल है, नहीं, देन वी कैन सिंपली से दिस इज माई एंटीसिमेट्रिक। तो हमारे पास कौन कौन से एंटीसिमेट्रिक नहीं थे, एक तो यूनिवर्सल रिलेशन, और दूसरा ये जो एस वाला था ये हमारी यूनिवर्सल नहीं थे, सॉरी एंटीसिमेट्रिक नहीं थे, और बाकी जो 3 थे वो हमारे क्या थे, वो हमारे यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक थे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, एस इज नॉट सिमेट्रिक एंड एक क्रॉस ए इज नॉट सिमेट्रिक एंड अदर 3 रिलेशंस आर एंटी सिमेट्रिक। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए लिख दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता 10-20 करवाऊं ना, मैं एक ही साथ में 4-5 करवा दिया हूं न्यूमेरिकल। ऐसे ही अगर एग्जाम में आएंगे तो आप यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक न्यूमेरिकल वहां पे मिलने वाला है ना। अभी हम सब लोग बात करने वाले हैं कि भैया जो ऑपरेशन होते हैं रिलेशन में वो कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। क्योंकि आपको जो अगर ये लिखेंगे तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की डिफिनेशन लिख देनी है, और साथ में आप एग्जाम्पल देंगे तो आप इजिली यहाँ पे अच्छे मार्क्स कर जाएंगे। तो देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है कि देख सकते हो एक मेरा ये सेट है, एक मेरा ये सेट है, 2 सेट है। अब मुझे यूनियन करना है, जैसे मुझे सेट में करना होता था वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो जो डुप्लीकेट होंगे उनको नहीं लेंगे, सभी यहाँ पे मैंने लिख दिए। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में मैच करेंगे वही हम लेंगे, कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो मैंने कुछ नहीं लिया। कंपोजिशन क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, तो आपको यहाँ पे देना है। इसका आंसर क्या होगा, 1,2 यहाँ पे है, और दूसरे में देखो क्या है, 2,3 है। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था, ए कमा बी, बी कमा सी। तो इसका आंसर क्या आता था, ए कमा सी। ठीक है, तो ऐसे कंपोजिशन होता है, मतलब दो एलिमेंट को जोड़ के जो आंसर बने। तो ए कमा बी मान लिया यहाँ पे 1,2 है इस वाले सेट से, बी कमा सी कहाँ से, दूसरे वाले सेट से उठाना है, मैंने उठा लिया 2,3। तो इसका क्या आएगा, इन दोनों को हटाएंगे और मेरा आंसर क्या है, ए कमा सी क्या आएगा, 1,3। तो ये पहला मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, 1,3। कोई दिक्कत है नहीं। अब देख सकते हो 3,4 हम ले लिए, और इस सेट से इधर से क्या ले लिया, 4,5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3,5। तो देख सकते हो यहाँ पे 3,5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगे ना, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा कंपोजिशन में, 1,3 एंड दूसरा क्या आएगा, 3,5।
ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आए होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 1 कामा यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 कामा 5 होगा। ठीक है, ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा। तो इनवर्स क्या होता है, मैंने बताया था इनवर्स करना बहुत ईजी है। 1 कामा 2 है, जस्ट इसका सिमिट्री जैसे ढूंढ रहे थे ना, 2 कामा 1 होना चाहिए, 3 कामा 2 का 2 कामा 3 का 3 कामा 2 होना चाहिए ना। तो ये सभी मेरे ऑपरेशन होते हैं हमारे रिलेशन में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने को ट्राई किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए बेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये आपको अगर आप देखते हैं तो आपका ये सोच लीजिए कि अगर आपको ये वीडियो मिल चुका है तो आपको बैक की तो टेंशन नहीं लेनी है, और उसके साथ में आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं अगर आप ये वीडियो और इस सीरीज को फॉलो करके जाते हैं। हाँ, बस फॉलो ही नहीं करना है, आपको यहाँ पे देख के भी जाना है विद द कॉपी पेन के साथ में। अगर कॉपी पेन के साथ देखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स करके आएंगे। तो आपको बिलीव भी नहीं हो सकता है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छे मार्क्स करके आ सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि भैया जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, गारंटीड है। इट्स अ गारंटीड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, स्टार्ट कर लेना है। तो देखो इक्विवेलेंस क्या होता है, ये कहता है भैया जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रिफर्स करता है कुछ प्रॉपर्टीज को और जो होनी चाहिए उसमें। तो कौन कौन सी भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑन द सेट सेटिस्फाई द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। मतलब देखो रिफ्लेक्स रिलेशन पढ़ा था, सिमेट्रिक पढ़ा था एंड ट्रांजिटिव पढ़ा था। तो अगर तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं देन वी कैन सिंपली से दैट भैया जो रिलेशन है देन वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमारे पास कौन सी, RST को फॉलो करना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा मेरा क्या होना चाहिए, दूसरा मेरा यहाँ पे सिमेट्रिक होना चाहिए। कोई दिक्कत है अभी नहीं। तीसरा क्या है, यहाँ पे ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो तीन चीजें अगर होती हैं देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस रिलेशन इज द माय क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देख सकते हो रिफ्लेक्सिविटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। अगर कोई भी एलिमेंट ए है जो अवेलेबल है ए में, तो उसका आइडेंटिटी अवेलेबल होना चाहिए। अगर ए रिलेट करता है बी से उस सेट में, तो हमारा बी रिलेट भी करना चाहिए ए से। और वहीं पे जो हमारा ट्रांजिटिव क्या होता है कि जो हमारा ए बी अगर अवेलेबल है, बी कॉमा सी भी अवेलेबल है, देन हम क्या कर सकते हैं, उसका कंपोजिशन करके हम ए कॉमा सी को भी ढूंढेंगे। अगर वो वहां पे अवेलेबल है देन वी कैन सिंपली से दैट भैया ऑल ऑफ देम प्रॉपर्टीज फॉलो इन दिस सेट, देन वी कैन सिंपली से दैट दिस रिलेशन इज माय इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि भैया जो इसका न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स में आपको तो वही मिलेगा ना। तो चलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है और नहीं भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन दिया है कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए कामा बी, और उनका अगर माइनस कर दें, मतलब दोनों वैल्यू को घटाते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं 4 से, मतलब वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। अगर वो नहीं होते देन वो हम वैल्यूज को नहीं लेंगे। तो देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास और जो ये वैल्यूज होंगी वो कहाँ से, यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, ये देख सकते हो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये मेरा एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट, ऐसे हम देखो एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ ना। वी नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो तीनों चीजें मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख सकते हो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो करेंगे। देखो फॉर एवरी इंटीजर, कोई भी हम कैसे लिखेंगे वो हम देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी इंटीजर होगा जेड में, कोई हो सकता है माइनस का हो या फिर प्लस का हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000, कोई भी। अगर हम उन दोनों को घटा देंगे, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे a माइनस ए कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो भैया ये वैल्यूज है, मतलब 5 को 5 से घटाएंगे तो उसकी आंसर क्या आएगा, 0। कोई भी ले लो, 500 को हम 500 से घटाएंगे तब भी 0 आएगा। तो मतलब हर हाल में उसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और भैया 0 को हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा भैया, उसका आंसर भी 0 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 को हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं 4 से, देन हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम में लिख देना है। तो सिमेट्री क्या होता है कि भैया जो सिमेट्री यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिमेट्री बहुत इजिली मैं समझाने वाला हूँ आपको सबको, कि भैया देख सकते हो यहाँ पे जो a माइनस बी है, यहाँ पे जो a माइनस बी है, और यहाँ पे ये डिविजिबल है, मान लिया कि मैंने डिविजिबल है ये 4 से, जो a माइनस बी है वो मेरा डिविजिबल है 4 से, ठीक है। फिर कह रहा है कि भैया यहाँ पे वी नीड टू शो b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल। मुझे क्या करना है, शो करना है कि क्या b माइनस ए भी डिविजिबल है 4 से। इफ इट इज डिविजिबल देन हम वी कैन सिंपली से दैट कि भैया जो रिलेशन है वो क्या है मेरा, वो सिमेट्रिक है। अच्छा ये देख सकते हो यहाँ पे a माइनस बी है, ये क्या है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ कि भैया जो माइनस, और यहाँ पे माइनस अगर कोई वैल्यू होती
यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि a माइनस बी का आंसर 5 आया, ठीक है, 5 नहीं मान लिया, फिर 16 आया, तो 16 4 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर -16 भी तो डिविजिबल होगा ना 4 से, तो हाँ मैंने वही लिखा। तो माइनस ए कॉमा बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस अगर अंदर जाएगा तो बी माइनस ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब अगर कोई भी वैल्यू, अगर एक ए माइनस बी है कोई भी हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर में, तो उसकी बी माइनस ए भी अवेलेबल होगी वैल्यू, देख सकते हो यहाँ पे, वो भी क्या होगी, डिविजिबल होगी 4 से। तो ये हमारा क्या है, क्योंकि वो माइनस का ही तो फंडा पड़ रहा है ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी सिमेट्री को होल्ड्स करता है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी की देख लेते हैं बात, जैसे कंपोजिशन होता है वही ट्रांजिटिविटी होता है। ए माइनस बी अवेलेबल है, बी माइनस सी भी अवेलेबल है, जो कि दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, देन ए माइनस सी भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए है, बी है, वी है, सी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने ले लिया, मान लिया 5 ले लिया, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू ले ली कितनी, मैंने ले लिया इसको 13, ठीक है, मैंने इसको 13 लिया, और इसकी मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे, देख सकते हो, मैंने इसकी वैल्यू ले ली यहाँ पे 7, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ले ली, यहाँ पे मैंने माइनस का 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो सॉरी, मैं -3 नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लेने वाला हूँ 9, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5,13 है, 13,9 है। तो अब यहाँ पे इसका ट्रांजिटिव क्या होगा, a कमा सी क्या होगा, 5,9। तो हम 5,9 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, -4। क्या -4 से डिविजिबल है, हाँ है। तो देख सकते हो ऐसे मैंने किया, a माइनस सी है, तो a माइनस सी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, a माइनस बी एंड प्लस b माइनस सी, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, देख सकते हो। और इसमें जब हमारे पास ये भी डिविजिबल है 4 से, जैसे कोई भी नंबर है जो 4 से इधर, जैसे a कामा 4 डिविजिबल है, b कामा ये भी 4 से डिविजिबल है, तो मेरा a प्लस b भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। यही जो मेरा बेसिक फंडा था मैथ का, वही मैंने लगाया, और यहाँ पे ट्रांजिटिविटी को भी मैंने प्रूव कर दिया। तो इससे मुझे पता चलता है कि भैया जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये इतना इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था ना। अभी हम यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो न्यूमेरिकल थर्ड है वो मैं देखने वाला हूँ इस यूनिट में, कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास a माइनस बी है, जो कि a इक्विवेलेंट है b के, जो कि मॉड करता है m से। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन दिया है, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब ये चीजें मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि अगर कहीं पे भी लिखा है x इक्विवेलेंट y मॉड m, अगर ऐसा कहीं पे अगर लिखा है, ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भैया जो x माइनस वाई है वो डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल होगा किससे, m से होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, एक मैंने ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया y की वैल्यू 6 ले ली, और यहाँ पे मैंने मॉड कर रहा हूँ किससे, मॉड कर रहा हूँ, सपोज मैंने 5 से किया, ठीक है। तो देखो 6 का मॉड करूंगा तब भी 1 ही आएगा, और 1 का मॉड 5 से करूंगा तब भी क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हो तब भी 1 आएगा। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर करना, मतलब इसका वो नहीं होता है शेष फल लेना, अगर हिंदी में समझे ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इसका रिमाइंडर कितना है, 1 आया, इसका भी रिमाइंडर कितना है, 1 आया। लेकिन अगर 6 माइनस 5 करूं, 6 माइनस 1 करूं, मतलब ये x है, ये y है, और ये मेरा m है, तो x माइनस वाई करूं या फिर y माइनस x करूं, जब ये दोनों करूंगा उसके बाद ये गारंटीड है जो नंबर होगा वो m से डिविजिबल होगा, चाहे ये यहाँ पे देख भी सकते हो ना। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने यहाँ पे ये बना लिया कि ये कहना क्या चाहता है, एक्स वाई डिविजिबल बाई द एम। जैसे आप ये क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको एज इट इज क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, देख सकते हो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, बन गया कि नहीं बन गया। तो अब उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हो जब x माइनस, अब x माइनस वाई क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो मेरा रिफ्लेक्सिव करना है तो यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए ना, तो y भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, कोई भी वैल्यू को उसी से घटाओगे तो 0 आएगा, तो वो तो भैया m से डिविजिबल हो गई, तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, देख सकते हो जब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, जिससे आपको यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम उसको नहीं कन्वर्ट करते तो दिक्कत होती। तो देखो ये मॉड लिखा है तो हम इसको नहीं समझेंगे, मैं इसको समझ रहा हूँ कि भैया जो ये लिखा है ये चीज लिखी है। सो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई द m, देन हम क्या कर सकते हैं, तो x
x माइनस वाई है ना, तो अब x माइनस वाई है तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का x माइनस का y, क्योंकि भैया जो x माइनस वाई है तो ये डिविजिबल है, तो यार भाई यहाँ पे माइनस का x माइनस वाई भी डिविजिबल होगा किससे, m से, तो यहाँ पे m से डिविजिबल होगा, देन हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू x मॉड m भी अवेलेबल वहां पे होगा, तो ये भी क्या है, सिमेट्री होगा। ऐसे हम जैसे पहले ट्रांजिटिव को देखो, x ये मॉड है, ये भी मॉड है, देन हम कह सकते हैं x माइनस वाई और y माइनस जेड दोनों डिविजिबल होंगे m से, देन हम क्या कर सकते हैं, सम कर लेंगे x y और x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड को करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो x माइनस जेड आ जाएगा जो कि ये भी डिविजिबल होगा m से, तो हमारी यहाँ पे ट्रांजिटिव भी फॉलो कर रही है, और अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ कन्ग्रुएंस मॉड्यूल, मतलब ये कन्ग्रुएंस मॉड्यूल इसको बोल सकते हैं, मतलब ये क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जैसे 5 है, रिमाइंडर करते हैं 4 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना, अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है ऑन जेड इज एन इक्विवेलेंस, ये क्या है, मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और अच्छे से आप यहाँ पे आप लिख पाएंगे। ओके ना, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लिया है पार्शियल ऑर्डर सेट को प्रूव करने के लिए, ऐसे एग्जांपल में आपको दे देगा, तो आपको यहाँ पे अच्छे से प्रूव कर देना है। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिविटी एंटी सिमेट्री की डेफिनेशन के साथ में मैंने यहाँ पे जस्ट आपको बताया है कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इंक्लूजन रिलेशन सबसेट का दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी एक सेट होगा, उस सेट में सपोज 1 2 3 है, ठीक है, तो इसमें कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं जो इसके अंदर आएंगे, तो देख सकते हो एक मेरे पास यहाँ पे ये आएगा, दूसरा मेरे पास क्या होगा 1 हो सकता है, दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है 2 हो सकता है, तीसरा मेरे पास 3 हो सकता है, तीसरा मेरे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है 1,2 हो सकता है, ठीक है, चौथा क्या हो सकता है 1,3 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है 2,3 हो सकता है, और एक और हो सकता है जिसको बोलेंगे 1 2 एंड 3, तो यही चीज इतने हो सकते हैं सबसेट ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो कोई भी एक सबसेट है, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करनी है, जैसे मैंने सपोज ये इस सेट को, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है सेट एस है, देखो यहाँ पे एस है, सपोज मैंने इसको ए सेट माना, तो जो ए सेट है तो ये क्या खुद का सबसेट होगा, हाँ भाई होगा। यहाँ पे इसको अगर मैं ए मानूं तो क्या ये खुद का सबसेट होगा, हाँ, मतलब जितने भी सबसेट है उनका खुद से रिलेशन होगा या खुद के सबसेट होंगे, देन हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक को नहीं, मैं पहले सिमेट्रिक को प्रूव करना चाहता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले एंटी सिमेट्रिक में, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं सिमेट्रिक की बात करूं, जैसे मेरा पास यहाँ पे है सपोज, यहाँ पे देख सकते हो 1,2 है, ये A,B इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ये मेरे पास सेट है, तो क्या 2,1 यहाँ पे अवेलेबल होगा, कहीं पे नहीं होगा अवेलेबल ना, क्योंकि एक ही सेट होना चाहिए ना। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अगर सपोज मैंने कहा कि जो इस ए का सबसेट क्या है, देखो ये जो ए है, ए का सबसेट 1 है और ये 2 है सबसेट, क्या इसका सबसेट ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ए सबसेट है बी का, देन बी सबसेट नहीं हो सकता ए का, लेकिन वो कब हो सकते हैं, जब यहाँ पे इक्वल होंगे। देख सकते हो ए और बी जब इक्वल होंगे, तो 1,2 क्या 1,2 खुद का सबसेट है, हाँ है, तो इसलिए क्या है कि देखो ये सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है और एंटी सिमेट्रिक की ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, देन इसका मतलब ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अभी एंटी सिमेट्रिक को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि जो हमारे पास रिलेशन है, जैसे ये मेरे पास है, अगर 2 का सब यहाँ पे 2 किसका सबसेट है, 1,2 का भी है, और इन सभी का सबसेट है, मतलब 1,2,3 का भी है, 1,3 का भी है, 2,3 का भी है, तो क्या 2,3 2 का हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है जैसे ये मेरे पास है एक भाई, एक यहाँ पे एक दूसरा भाई है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ये है, मतलब ये स्मॉल ब्रदर है, ये बिग ब्रदर है, तो क्या है ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये अगर छोटा है इससे, मतलब इस बी से एस वाला छोटा है, देन एस वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता बी से। तो यही रिलेशन है कि अगर ये वाला 1,3 सबसे 1,2 में देख सकते हो सबसेट है 2 का, तो क्या 2 सबसेट हो सो 1,2 क्या सबसेट हो सकता है 2 का, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तो ये सभी चीजें थी यहाँ पे, आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। वहीं पे एंटी सिमेट्रिक भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि ए सबसेट है बी का, सपोज यहाँ पे देख सकते हो ए सबसेट है मेरा बी का, सपोज ये जो सबसेट है यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक नया एग्जांपल लेना चाहता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। मान लिया जो 2 है वो सबसेट है किसका, 1,3 1,2 का, ठीक है, और वहीं पे बोल रहा है कि जो 1,2 है वो मान लिया कि सबसेट है किसका, 1,2,3 का, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, देन हमारे पास जो ए और सी जो होगा, देन हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो 2 है वो डायरेक्टली किसका सबसेट होगा, इसका।
तो यही मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रखेंगे तो आप यहाँ पे इजिली कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कर देना। और मैं यहाँ पे जितना भी मेरा ट्राई हो सकता था मैंने किया, और मैंने अच्छे से समझाना चाहा। तो जितना भी रिलेशन था और जितना भी सेट का पार्ट था, मैंने इस पार्ट 1 में मैंने कवर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लैटिस की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक रिलेशन से एक आपको लैटिस से 2 क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे बिग लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे पोसेट और रिलेशन, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके साथ में रिलेशन की प्रॉपर्टीज, ये इतनी चीजें आपको कवर करके जाना है, और सेट की भी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो अगर इतना कवर कर लेंगे, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लें। ना यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास हैज डायग्राम है, और हम यहाँ पे लैटिस को डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद में, जो भी हमारा टॉपिक आगे बढ़ने वाला है ना। क्योंकि यहाँ पे जो लैटिस है और हैज डायग्राम है, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन लॉन्ग में मिल जाएंगे और शॉर्ट में तो मिलने ही मिलने हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम बोर्ड में ना। तो चलते हैं और बात करते हैं कि भैया जो हैज डायग्राम है ये क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हैज डायग्राम, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोसेट। मतलब हम सब लोग पोसेट पढ़ चुके हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, रैट, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड द ट्रांजिटिव। लेकिन उसको क्या करना है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें। सिंपल हम उसको बोल देंगे भैया जो हमारा डायग्राम है दैट इज माय हैज डायग्राम। ओके, तो इसमें क्या करता है, ये क्यों करते हैं, इट कैप्चर्स द ऑर्डरिंग रिलेशन। हम क्या करते हैं, जैसे हमने बनाना देखा था कि इस टाइप से हम कुछ बना देते थे ना, ऐसे करके 1 ऐसे करके सेट कर बनाया था ना, ऐसे देखा होगा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है कौन किसके नीचे है, कौन किसका सबसेट है, लेकिन हम इसको अरेंज कर दें तो कितना अच्छा रहेगा, देख सकते हो। ये देखो कितना अच्छा है, देखो अभी आपको भी दिख भी रहा होगा ना कि यार, हाँ देखो ऐसे हम आगे ऊपर बनाते जाएंगे तो मुझे पता चलता है इसका सबसेट कौन है, ये है, इसका सबसेट 2 का सबसेट भी ये है, 3 का भी ये है। और आगे अगर 1 और कॉमा 2 लिखा हो तो मुझे पता चल रहा है, देखो 1 2 का ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, इसका इसका ये सबसेट है। तो देख सकते हो कि हम ऐसे सबसेट के अंदर सबसेट बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, हैज डायग्राम के, कितनी जल्दी से। तो ये मुझे पता चल जाता है कि अगर हैज डायग्राम नहीं होता, यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है, पोस्टेड में नहीं हो पाता है। सो यही चीजें जो है हम यहाँ पे अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हैज डायग्राम का बनाते हैं। और यहीं पे देख सकते हो जो और बहुत सारी कोइंसाइड्स को यहाँ पे मैनेज करने के लिए और यहाँ पे मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसमें जो हैज डायग्राम होता है उसमें एलिमेंट्स का हम रिडंडेंसी, मतलब बार बार डुप्लीकेट नहीं करते हैं। एक लाइन ही हम एक बार खींचेंगे, दोबारा से 2 लाइन हम नहीं खींचेंगे एक साथ में, ठीक है। तो वो आगे चल के हम सब लोग बनाएंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स और पॉइंट्स। हम नोड्स और पॉइंट्स के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। इफ एलिमेंट्स इज ए डायरेक्टली बिलो और लेस देन, जैसे सपोज मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है, ए छोटा है बी से, तो हम ए को नीचे बनाएंगे और बी को ऊपर बनाएंगे और सिंपल लाइन खींच देंगे, इतना इजी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हैश डायग्राम इंक्लूड्स लाइन बिटवीन द एलिमेंट डायरेक्टली रिलेटेड इन द पोसेट। हम डायरेक्टली बनाएंगे, ये नहीं है इनडायरेक्टली कैसे भी जा रहे हो, ये देखना है। और अवॉइडिंग करेंगे रिडंडेंट लाइन, मतलब हम डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो बहुत अच्छा है, आगे हम अभी बनाएंगे डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे देखने में देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये डायग्राम है 4 एंड 5 6 एंड 7 यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे यहाँ पे लेस देन का साइन दे दिया गया, मतलब जो हमारा लैटिस या जो हमारा हैज डायग्राम है, वो लेस देन पे काम करेगा। तो लेस देन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे हमारा 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर हम 7, मतलब लेस देन पे होगा। अगर ग्रेटर देन होता तो जस्ट हम इसका अपोजिट कर देते, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे देखो मेरा नेक्स्ट है, यहाँ पे ये देख सकते हो हैज डायग्राम फॉर द सेट पी एंड वेयर द एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 4 चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जैसे 3 इंक्लूजन तो बनाए थे, ए कामा बी कामा सी का सेट, तो कैसे बना रहे थे, ये सेट हो जाता था, ऐसे ए हो जाता था। ऐसे हम क्या करेंगे, 4 का बना लेंगे, सबसे नीचे 5 ए बी सी डी, ऐसे देख सकते हो ए और बी से ए बी बनेगा, ए और बी से ए सी बनेगा, ए और सी से यहाँ पे सॉरी ए और डी से ए डी बनेगा, यहाँ पे डी कर लेना। यहाँ पे ऐसे ऐसे हम बनाते चले जाएंगे ना, जब तक हम लास्ट में फाइनल अपना आउटपुट नहीं प्राप्त कर लेते हैं या गेट कर लेते हैं ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मुझे बताना हो कि इसका इसका कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है,
नहीं सॉरी, हाँ हो सकता है। एक देख सकते हो, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हमारा एक ये हो सकता है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजों को देखो बना पा रहे हैं, ऐसे पता कर पा रहे हैं कि ये सबसेट है, ये सबसेट है, उसके साथ में देख सकते हो ये भी सबसेट है, इधर से देख सकते हो ये भी सबसेट है। तो हम ये सभी चीजें अभी आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी टाइप के हम डायग्राम को बनाने के लिए हैश डायग्राम का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे डायग्राम देखोगे। जैसे हम यहाँ पे एक और डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिविजिबिलिटी हम देखते हैं, मतलब 12 की डिविजिबिलिटी। तो 12 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं? 12 खुद से डिवाइड हो सकता है, 6 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 1 से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन है तो हम लेस देन के साइन से करेंगे ना। तो देख सकते हो 1, 1 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, 2 से कौन डिवाइड हो सकता है? 4 डिवाइड हो सकता है। 6 किससे डिवाइड हो सकता है? 6 3 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। और 12 किससे डिवाइड हो सकता है? इन सभी से डिवाइड हो सकता है। तो देख सकते हो ये मेरा हैश डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो कुछ इस टाइप के डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे हम तो लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले, सो नाउ मूव करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे बात करते हैं। ना यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमल, मैक्सिमल, मिनिमम, मैक्सिमम, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, हम इन चीजों का अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हो मैंने डेफिनेशन लिख दी है और इस डेफिनेशन को मैं बताऊंगा ही नहीं, हो सकता है लास्ट में बता दूं, नहीं तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आपको। इतनी अच्छी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि आप खुद से पढ़ के समझ जाएंगे। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे देख सकते हो हम सब लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिमल, मैक्सिमल और मिनिमम और मैक्सिमल, ये चार चीजों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मिनिमल फाइंड कर सकते हो क्या? तो हाँ फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हो सबसे नीचे एलिमेंट हो, उसके नीचे क्या कोई है एलिमेंट? नहीं है। तो मेरा क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा? मिनिमल हो जाएगा। मैक्सिमम देख सकते हो, मैक्सिमल, मैक्सिमल A5 के ऊपर क्या कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमल क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देख सकते हो A5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरा A5 हो गया, मिनिमम मेरा A1 हो गया। अब ये नहीं कहना कि इसके भी तो नीचे नहीं है, इसके नीचे A1 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका क्या होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे मिनिमल कौन होने वाला है? देखो A1 के नीचे कुछ है? नहीं है। A2 के नीचे कुछ है? नहीं है। A3 के नीचे कुछ है? नहीं है। तो मतलब 3 एलिमेंट यहाँ पे मिनिमल होने वाले हैं, A1, A2, A3। इजी। ऐसे मैक्सिमल इसमें कौन होने वाला है? A5 के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब A5। और देख सकते हो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मैक्सिमल हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमल क्या होने, मिनिमल क्या होने वाला है? A1 के नीचे कुछ भी नहीं, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये A1 मेरा मिनिमल होने वाला है। और A2 ये तो कोई है ही नहीं, ना मिनिमल है ना मैक्सिमल। यहाँ पे A4 के ऊपर कुछ नहीं है, A5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट जो है मेरे आ चुके हैं, मिनिमल, सॉरी मैक्सिमल। ठीक है, तो अब हमें मिनिमम ढूंढना है और मैक्सिमल ढूंढना है इन डायग्राम में। मिनिमल और मिनिमम आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिनिमम और मैक्सिमल, मैक्सिमम ढूंढने वाले हैं। मिनिमम और मैक्सिमम कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखो जो मिनिमम है, अगर कोई मिनिमल मेरा सिंगल वैल्यू आया है, मतलब इसका मिनिमम देख सकते हो मेरा सिंगल वैल्यू आया है, यहाँ पे मिनिमल मेरा सिंगल वैल्यू आया है, तो हमारा मिनिमम एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट हम A1 लिख देंगे। अगर मैक्सिमल सिंगल वैल्यू आया है तो हम डायरेक्ट उसका मैक्सिमम लिख देंगे कि यही मेरा मैक्सिमम है, यही मेरा मैक्सिमल है। ठीक है, यही मेरा मिनिमम है, यही मेरा मिनिमल है। तो अगर मैं कहूं कि इसका मिनिमल ढूंढ सकते हो, इसका मिनिमल, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मिनिमम लिखूं या ये मिनिमम लिखूं या ये मिनिमम, क्योंकि मिनिमल हमारे पास कितने, 3 है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, तो डायरेक्ट आप कह देंगे नल, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जब डुप्लीकेसी होती है तो वहां पे हमें नल लिखना पड़ता है, हमें नहीं पता चल पाता है कि मिनिमम है कि नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये मिनिमम, ये, क्योंकि ये एक ही लेवल पे है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्या ढूंढ सकते हो? हाँ देख सकते हो ये सिंगल वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे A5 मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही है मैक्सिमम, टॉप पे एक मैक्सिमल, तो इसीलिए ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे क्या मिनिमम आप ढूंढ सकते हैं? हाँ, क्योंकि देख सकते हो सबसे नीचे A1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो A1 मेरा मिनिमम हो जाएगा और मिनिमल भी हो जाएगा। ऐसे मैं कहूं कि क्या आप इसका यहाँ पे मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं? हाँ, कहोगे मैक्सिमल ये है, ये है। अब मुझे पता ही नहीं है कौन मैक्स, ये बड़ा है या ये, क्योंकि एक ही लेवल पे है। देन हम कह सकते हैं सिंपल कि भैया जो ये चीज है तो ये भी हमारी क्या होगी, नल हो जाएगी, हमें नहीं पता है कैसे हम फाइंड करें। तो यहाँ पे तीनों चीजों से आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम मिनिमम और मैक्सिमल और ये सभी चीजें निकालना है ना। तो अब ये हो चुका हो, तो अभी हम थोड़ा सा और मूव करेंगे और थोड़ा अच्छे से और भी चीजें बात करने वाले हैं। नो, अब हम यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस सेट में एक भी वैल्यू हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, आप जितनी मन चाहे उतनी ले सकते हैं, लेकिन कितनी, जितनी इस सेट में या हैश डायग्राम में एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 3 एलिमेंट को। कितने एलिमेंट को?
यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ A2 को, A3 को और A4 को। मैं 3 एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरा सबसेट है, ठीक है। इन तीनों का मुझे क्या करना है, लोअर बाउंड फाइंड करना है। तो देख सकते हो इसका लोअर बाउंड बताऊं तो देखो A3 नीचे चला, यहाँ पे आ गया, A2 भी चला नीचे, यहाँ पे आ गया, A4 भी चला नीचे, यहाँ पे आ गया। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, मेरा A1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका चलो अपर बाउंड फाइंड करते हैं। देख सकते हो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे A4 तो वहीं पे है ही, और A2 क्या हुआ, यहाँ पे गया। तो इसका अपर अपर बाउंड ये हो जाएगा। और ये कहाँ पे मिल सकते हैं, एक यहाँ पे भी तो मिल सकते हैं तीनों, देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके अपर बाउंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा, A4 हो जाएगा और A5 हो जाएगा, और इसका लोअर बाउंड तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, A1 होगा। इजी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी अभी यहाँ पे हम देखो फिर से हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि इसका GLB कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो आपने लोअर बाउंड फाइंड किया है, देख सकते हो लोअर बाउंड फाइंड किया है, उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। अगर आपकी सिंगल वैल्यू आई है तो उसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट आपने फाइंड किया, मतलब सिंगल वैल्यू है, तो आपका वही ग्रेटेस्ट GLB हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने फाइंड किया अपर बाउंड, उसमें 2 वैल्यूज है, तब आपको LUB फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इजी है, मैं बताने वाला हूँ ना। इन्हीं दो में से कोई भी आपकी लोएस्ट अपर बाउंड होने वाला है। तो देख सकते हो इसका सबसे पहले आप ये कहां पे मिल रहा है अपर बाउंड इसका, देख सकते हो A4 है, A5 है। तो सबसे लोएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट है मेरा 4। तो मेरा क्या हो जाएगा, A4 मेरा लोएस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो चलिए हम एक और सेट कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें हम A2 और A3 को लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब इसमें देख सकते हो कि इसका लोएस्ट लोअर बाउंड क्या होने वाला है, A1 होने वाला है, ठीक है। इसका अपर बाउंड क्या होने वाला है, देख सकते हो A4 होने वाला है और A5 भी होने वाला है। इसका GLB क्या होने वाला है, GLB का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी A1 होने वाला है, क्योंकि ये सिंगल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें देख सकते हो इसमें कौन सा अपर बाउंड होने वाला है, A2 A3 का। यहाँ पे ग्रेट लोएस्ट अपर बाउंड क्या होने वाला है, A4 होने वाला है। अभी यहां तक क्लियर है, आई होप सो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये चीजें फाइंड कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देख सकते हो मैं A4 और A3 का क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड क्या होने वाला है, सिंपल आपको पता है। अगर मैं इसका लोअर बाउंड फाइंड करूंगा तो A3 ही रहेगा। इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। इसका लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखो जब सिंगल होंगे तो आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है कि ये मेरा लोएस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ये मेरा ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ। आई होप आपको यहाँ चीजें निकालना समझ में आ रही होंगी, कैसे हम यहाँ पे चीजों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोअर बाउंड की बात करें, इसमें लोअर बाउंड कौन सा होने वाला है। यहाँ पे मैं कौन सा सेट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख सकते हो A2 को कंसीडर कर रहा हूँ और A3 को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 चीजों को कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसका देख सकते हो लोअर बाउंड क्या होने वाला है, A1 होने वाला है। इसका लोअर बाउंड क्या होने वाला, इसका लोअर बाउंड यहाँ पे आप पता चल गया। और इसका अपर बाउंड क्या होने वाला, क्योंकि एक ही वैल्यू हो सकती है, अपर बाउंड क्या हो सकता है, देखो ये A5 पे मिल रहा है, A4 पे भी मिल रहा है, देख सकते हो ये A4 पे भी मिल रहा है और A5 पे भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे A4 भी लिखेंगे, A5 भी लिख देंगे। अब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सिंगल है तो यही होगा। और अपर बाउंड इसमें कौन सा होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अब बताओ इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड कौन से होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा दिक्कत करेगा लोएस्ट अपर बाउंड फाइंड करने में, LUB फाइंड करने में दिक्कत होगा, कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये होने वाला है या ये होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्योंकि सेम लेवल पे है तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल कह सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पे फाइंड करने को था LUB, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि ये हम जहां पे LUB फाइंड किए हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसका लोएस्ट अपर बाउंड नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो लोएस्ट अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ज्वाइन है और मीट है। ज्वाइन सेमी और मीट सेमी को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डायग्राम है, इनका हम ज्वाइन सेमी और मीट सेमी आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो ये क्या कहता है, देखो अभी जब हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड कर रहे थे तो वहां पे क्या था कि आप कोई भी एक भी वैल्यू लेकर के सेट में ले सकते हैं, उसका फाइंड कर सकते हैं, 2 भी 3 भी 4 भी कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मिनिमम सिर्फ 2 वैल्यू लेनी है। कितनी वैल्यू लेनी है, 2 यहाँ पे एलिमेंट्स को लेना है और उनका LUB फाइंड करना है। तो वो मेरा ज्वाइन अगर मिल जाता है तो ज्वाइन होगा, अगर उसका GLB मिल जाता है तो वो क्या होगा, मीट होगा। तो मैंने चलो 2 वैल्यू यहाँ पे ले ली। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे A2 ले लिया, A3 ले लिया, और इनका मुझे क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे ज्वाइन। तो ज्वाइन का मतलब होता है लोएस्ट अपर बाउंड। तो ये लोएस्ट अपर बाउंड क्या है, A4 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे A2 और A3 का लोएस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये ज्वाइन सेमीलेटिस है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। जैसे मैं अभी आगे करने वाला हूं, समझ में आ जाएगा ना। A2 ले लिया, A3 ले लिया।
अब इनका मैं कह रहा हूं कि अब मीट सेमी है ये दोनों। हाँ, क्योंकि देख सकते हो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देख सकते हो यहाँ पे क्या है, A1 है, तो इसका मतलब है ये मीट सेमी होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा मीट सेमी, जब हम सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो इन दोनों को उठाया, इनका भी मिल गया जीएलबी और एलयूबी। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन दोनों को उठाना है और इनको भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को उठाना है, इनका भी देख सकते हो ये जीएलबी मिल रहा है और ये मेरा एलयूबी मिल रहा है। ऐसे हम जब इसका इसका करेंगे तब भी मिलेगा। अगर हम इनका और इनका फाइंड करें, जैसे मैं कहता हूँ A1 और A4 का जीएलबी और एलयूबी बता दो तो वही होंगे, ये मेरा जीएलबी हो जाएगा, ये मेरा एलयूबी हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, ये मेरा लोएस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर मुझे यहाँ पे चेक करना हो कि ये मीट है ज्वाइन है, तो आपको थोड़ी दिक्कत कर रही है, मतलब सभी के साथ में पेयर ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ढूंढे कि कौन सा पेयर नहीं है। अगर आप नहीं ढूंढ लेते हैं तो आपको जल्दी पता चल सकता है कि हाँ ये वाली मेरी ज्वाइन सेमिलेटिस नहीं है या फिर मीट सेमिलेटिस नहीं है। तो हम अभी यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं। देखो यहाँ पे A2 और A4 है। अब A2 और A4 का अगर मैं कहूँ ज्वाइन बता दूं तो ज्वाइन क्या होगा, देख सकते हो A4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ज्वाइन नहीं, लोअर अपर बाउंड ये हो जाएगा। ऐसे हम क्या कहते हैं इसका इसका मैं जीएलबी फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर मैं A2 A3 का एलयूबी ये हो जाएगा, जीएलबी ये हो जाएगा। देखो सभी का मिल रहा है, तो मतलब ये लगभग में ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ज्वाइन भी होगा और मीट भी होगा, ये ज्वाइन भी होगा और मीट भी होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप कह सकते हो कि A4 एंड A2 ये क्या ज्वाइंट सेमिलेटिस और मीट सेमिलेटिस है कि नहीं, सॉरी जीएलबी और एलयूबी इसका है एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, देख सकते हो एलयूबी A4 हो जाएगा, जीएलबी मेरा ये हो जाएगा। A2 और A5 का एलयूबी ये हो जाएगा, जीएलबी ये हो जाएगा। लेकिन A2 और A1 का जब हम निकालेंगे तब यहाँ पे दिक्कत करेगा। देख सकते हो A1 को निकाला और A2 को निकालना है, तो इनका देखो यहाँ पे एलयूबी तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, लेकिन क्या इनका जीएलबी हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं। सो दैट्स वाई ये जो हमारा लैटिस है ये मेरा क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेमी लैटिस तो हो जाएगा, लेकिन हमारा जीएलबी नहीं मिल पा रहा है। देख सकते हो ना इसका मिल सकता है, ना इसका इसका मिल सकता है, ना इसका इसका मिल सकता है, ना इसका इसका मिल सकता है। तो हम सिंपल कह सकते हैं इसका हमारा मीट सेमिलेटिस नहीं है, बट ये ज्वाइंट सेमिलेटिस है। तो हम कहां पे ऐसा कर सकते हैं, देखो जहां पे हमारा एलयूबी नहीं मिला दो एलिमेंट्स का और जीएलबी नहीं मिला, वहीं पे ज्वाइन और मीट नहीं होंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट उठाओगे ये भी क्या होगा, ज्वाइन होगा, मीट होगा। आप करके देख लेना, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, A2 और A3 इन दोनों को उठाने वाला हूँ। A2 को और A3 को दोनों को उठाऊंगा और इनका मैं जीएलबी फाइंड करना चाहता हूँ। तो जीएलबी अगर A2 A3 का फाइंड करोगे तो देख सकते हो A1 आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका एलयूबी क्या होने वाला है, तो एलयूबी देख सकते हो एक तो यहाँ पे आने वाला है, एक यहाँ पे आ जाता। तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने बताया कि क्योंकि ये अपर बाउंड यहाँ पे दो आ गए, A4 A5 और यहाँ पे A6 तीन है। तो अब लेकिन यहाँ पे देख सकते हो लोएस्ट कौन होने वाला है, लोएस्ट यहाँ पे A4 और A5 होने वाला है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे लोएस्ट अपर बाउंड नहीं निकल पाएगा। तो लोएस्ट अपर बाउंड यहाँ पे नहीं निकल पाया, तो इसका मतलब है ये ज्वाइन सेमिलेटिस नहीं हो सकता। ये क्या है, ज्वाइन सेमिलेटिस नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो A4 और A5 को कंसीडर करता हूं तो इसका देख सकते हो एलयूबी तो मिल जाता है, लेकिन ये देख सकते हो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये दिक्कत कर जाएगा यहाँ पे जीएलबी फाइंड करने में। तो ये ना तो ज्वाइन सेमिलेटिस है ना ही मीट सेमिलेटिस है, आपको करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी हम इसको कंसीडर करते हैं, A2 और A3 को कंसीडर करते हैं। इसका जीएलबी तो मुझे मिल रहा है, लेकिन इसका एलयूबी फाइंड करने में मुझे दिक्कत करेगा। तो इसका मतलब है ये ज्वाइन सेमिलेटिस नहीं है और ना ही मीट सेमिलेटिस है, ना ही ये ज्वाइन सेमिलेटिस है, ना ही ये मीट सेमिलेटिस। अब कहोगे मीट क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बस इतना रखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क पे है, आप समझ जाएंगे। और चलिए मैं ही बता देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन करेगा। A3 और A6 का हम देख लेते हैं। A3 और A6 का जीएलबी यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ तो देख सकते हो ये आएगा, और एलयूबी क्या आएगा, ये मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं A4 और A2 का फाइंड करूँ तो A4 और A2 का एलयूबी क्या आएगा, A6 आ जाएगा, और जीएलबी क्या आने वाला है, ये आने वाला है। ऐसे ही इसका और इसका फाइंड करूँ तो देख सकते हो एलयूबी भी मिल रहा है मुझे और जीएलबी भी मिल रहा है। तो ऐसे आप किसी का भी फाइंड करेंगे तो ये मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा जीएलबी इसमें भी मिलेगा और एलयूबी भी, सभी
दो पॉइंट्स के लिए मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है देन हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा ज्वाइन भी है और ये मेरा क्या है, मीट भी होने वाला है। तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी, मैं सभी की थ्योरी बताने वाला हूँ, हर एक चीज बताने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स है वो कवर हुए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अच्छे से डेफिनेशन लिख दी है। तो मिनिमम क्या होता है, एन एलिमेंट जिसका प्रीडिसेसर नहीं हो। मैक्सिमल क्या होता है, जिसका सक्सेसर ना हो। मिनिमम क्या होता है, जो हमारा लोएस्ट एलिमेंट होगा हेल्थ डायग्राम में, इफ इट एग्जिस्ट विद नो एज लीडिंग डाउनवर्ड्स, अगर कोई भी डाउनवर्ड एज नहीं है। ऐसे मेरी मैक्सिमम की भी डेफिनेशन है ना, तो आप यहां से इजीली पढ़ सकते हैं। लोअर बाउंड क्या हो सकता है, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सबसेट, जो हमारे कॉमन एंसेस्टर होंगे। अपर बाउंड में क्या होता है, जो डिसेंडेंट होते हैं हमारे कॉमन, उनको हम बोलेंगे। ग्रेटेस्ट क्या होगा, जो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा उसको बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो लोएस्ट कॉमन डिसेंडेंट होगा। ठीक है, ऐसे हम ज्वाइंट सिमिलरिटीज क्या बोल रहे हैं, हेजी डायग्राम फॉर्म्स द ज्वाइंट सिमिलरिटीज, इट प्रोवाइड्स द लीस्ट अपर बाउंड फॉर एवरी पेयर। पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स को हम उठाएंगे, उनको चेक करेंगे क्या सभी का, जितने भी एलिमेंट्स के पेयर बन सकते हैं, क्या सभी का यहाँ पे लोएस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, या लीस्ट कह सकते हो या लोएस्ट कहो, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे मीट सिमिलरिटीज यहाँ पे देख सकते हो क्या होने वाला है। मीट सिमिलरिटीज में हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हर एक पेयर के लिए, मतलब दो एलिमेंट के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर वो करता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, मीट सिमिलरिटीज। यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई जैसे मेरे पास ये दो एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका ज्वाइंट फाइंड करना होता है, मतलब इसके ऊपर देखना पड़ता है ना, मतलब जी एल यू बी फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे अगर मुझे मीट फाइंड करना होता है तो इसका हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, जीएलबी करना पड़ता है। तो देख सकते हो ज्वाइन का साइन क्या होता है, ज्वाइन का साइन कुछ इस टाइप से होता है, सॉरी ज्वाइन का साइन कुछ इस टाइप से होता है, और मीट का साइन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है। अगर ज्वाइन फाइंड करना है तो देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से साइन बनाता है ना, लेकिन इसका अपोजिट आपको लिखना है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मीट का यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से साइन बनता है, लेकिन आपको बनाना किसका है, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। कहीं पे अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ज्वाइन हो रहा है, ये लिखा है तो इसका मतलब है मीट हो रहा है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने जो मेरा जो मेन मोटिव था लैटिस पढ़ाने का, वो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने मिनिमम देख लिया, मिनिमल देख लिया, मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम देख लिया, ये सभी चीज़ें देख ली हैं, एलयूबी, जीएबी, जीएलबी, लैटिस, सेमी लैटिस। तो जिससे आपको यहाँ पे अ, अब क्लियरिटी हो पाएगी कि कैसे आगे ये लैटिस काम करती है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लैटिस की डेफिनेशन। तो लैटिस क्या होता है, लैटिस इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, मतलब पोसेट तो होगा ही होगा, हैज़े डायग्राम जैसे होता है ये पोसेट हो गए, वेयर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब उसके पास लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे और इससे। मतलब हम इसको बोलते हैं, क्या बोले थे मैंने बताया था, इसको ज्वाइन, इसको हम ज्वाइन तो बोल सकते हैं ना, ज्वाइन सेमिलेटिस। और यहाँ पे मीट सेमिलेटिस होना चाहिए। एक तो ज्वाइंट सेमिलेटिस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मीट सेमिलेटिस होना चाहिए हर एक पेयर के लिए, एवरी पेयर ना। तो उसको हम बोल देंगे लैटिस। और यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन है तो कैसे करेंगे, एल और यहाँ पे ज्वाइन का साइन और ये मीट का साइन। ठीक है, तो इसको ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर कहीं ऐसा हो तो आप यहाँ पे इजीली पहचान पाएंगे कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं कि ये भैया हमारा ज्वाइन सेमिलेटिस, सॉरी ये हमारा लैटिस है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हम कैसे इसको, जिस देखो मुझे निकालना होगा यहाँ पे लैटिस, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसका। देखो हर एक पेयर के लिए, क्या 2 और 6 के लिए देखता हूँ, 2 6 के लिए क्या यहाँ पे मेरा जीएलबी क्या निकल सकता है, यहाँ पे एलयूबी का निकल सकता है। हाँ, एलयूबी मेरा ये हो जाएगा, जीएलबी मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी पेयर के लिए 2 और 3 के लिए करेंगे तो जीएलबी ये हो जाएगा और एलयूबी मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 और 6 के लिए, 4 और 6 के लिए करेंगे तो हमारा एलयूबी 12 हो जाएगा और यहाँ पे जीएलबी मेरा देखो 2 हो गया। तो सभी के लिए यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो मेरा लैटिस तो है, लेकिन भाई इससे नहीं मुझे पता चलता है। देखो मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन भी सेमिलेटिस है और मेरा मीट सेमिलेटिस है, दोनों है, इसीलिए ये क्या हुआ, ये मेरा लैटिस बन गया। अभी मुझे डेफिनेशन से मुझे पता चल रहा है, अगर आप ज्वाइन सेमिलेटिस मीट सेमिलेटिस को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको लैटिस निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि लैटिस इज इक्वल टू क्या होता है, ज्वाइन प्लस मीट। अगर दोनों चीजें हैं तो हम सिंपल कह सकते हैं भैया लेटिस है। तो ज्वाइन को कैसे निकाल सकते हो, ज्वाइन को निकालने का सिंपल फंडा है, एलयूवी निकालो। मीट को कैसे निकालेंगे, जीएलवी के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो अभी ओवरऑल तो मुझे पता चला कि मैंने बता दिया कि ये लैटिस है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे ना, वो चीज देखनी है। तो यहाँ पे देखो अगर कुछ इस टाइप से लिखा हो, देख सकते हो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया हो
तब भी आपको यही लिखना है, चाहे ये डायग्राम दे दिया जाए तब भी यही लिखना है, या आपको बोल दिया जाए D12 कॉमा डिवाइड साइन, मतलब इसका मतलब है जो हमारे पास डिविजिबिलिटी 12 की देखनी है, मतलब फैक्टर 12 के 1 2 3 4 6 12, तो ये चीज दे दी जाए और जिसमें डिविजिबिलिटी देखनी है ना, तो कौन सा डिविजिबल है तभी यही डायग्राम बनेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देख सकता है। तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि लैटिस है कि नहीं है, और साथ में मुझे फाइंड करना है ज्वाइन है या मीट नहीं है। तो अच्छा, लैटिस को प्रूव करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये मुझे आपसे जानना है। तो सबसे पहले आपको पोसेट होना चाहिए, और पोसेट जानने के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, क्या होना चाहिए, राइट फॉलो होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव, और एसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फॉलो होना चाहिए। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, मुझे ज्वाइन फाइंड करना पड़ेगा। एंड तीसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, मीट फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये सभी चीजें हो जाती हैं, ये सभी चीजें ट्रू हैं, देन जो हमारी लैटिस है, जो हमारा डायग्राम है वो क्या है, जो हैश डायग्राम है वो क्या होगा, मेरा लैटिस होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पोसेट को फाइंड करना पड़ेगा। पोसेट फाइंड करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, ये मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे ये प्रूव हो रहा है, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा इस पे डीप जा चुका हूं। तो देख सकते हो कोई भी एलिमेंट्स होगा वो ए डिवाइड करेगा खुद को, तो डिवाइड ही कर लेगा। जैसे 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तब तो वो आ ही जाएगा, वो तो डिवाइड हो गई होगा। एंटीसिमेट्रिक का देख सकते हो, क्या 2 4 को, यहाँ पे देख सकते हो 4 2 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 4 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो लेकिन कब डिवाइड कर सकता है, जब 2 डिवाइड बाई 2, मतलब खुद को डिवाइड कर सकता है जब इक्वल होगा। ऐसे ट्रांजिटिविटी है, देख सकते हो अगर यहाँ पे 4 डिवाइड करता है, यहाँ पे देख सकते हो 12 डिवाइड करता है 4 को, और 4 डिवाइड करता है 2 को, तो 12 ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये भी ट्रांजिटिविटी भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, पोसेट मेरा है। अब मेरा स्टेप 2 क्या होने वाला है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सिंपल देख सकते हो मैंने यहाँ पे ज्वाइन को फाइंड कर लिया। तो ज्वाइन को फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या होता है, हम मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, और इधर नीचे भी हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। लिख लिया, देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं देखूंगा 1 और 1 का, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या होना चाहिए, LUV कौन है, 1 और 1 का, 1 का 1 ही रहेगा। 1 और 2 का क्या रहेगा, 1 और 2 का भी यहाँ पे देख सकते हो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 6 का यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे, तो देख सकते हो ये मेरा कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई, आप निकाल के देख लेना, मैंने निकाल के बताया था। तो यहाँ पे मीट के लिए क्या करेंगे, मीट के लिए भी हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। और मीट के लिए कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ 6 का, और हम 4 का निकाल के देखते हैं। 6 और 4 मतलब 6 और 4 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है GLB। तो कैसे निकलेगा, तो 6 और 4 का GLB देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा आ चुका है, ठीक है। दिस इज द वेरी इजी थिंग, और मुझे आई होप समझ में आया होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सभी चीजें आ गई। तो यहाँ पे आपको जब ये निकाल लो, फिर आपको देखना है क्या मीट में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो नल आ रही है, मतलब जिसको मैं फाइंड नहीं कर पाया, या फिर मीट ज्वाइन में देख लिया और फिर मैं मीट में भी देखूंगा क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो नल है। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, देख सकते हो मेरा पोसेट भी प्रूव हो गया, पोसेट भी है, ज्वाइन में भी कोई नल वैल्यू नहीं है, मीट में भी कोई नल वैल्यू नहीं है। देन वी कैन सिंपली से दैट भैया जो ये हमारा जो डायग्राम था, हैश डायग्राम, एंड दिस इज द माई लैटिस। समझ में आया कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, आपको सिंपल कंक्लूजन लिख देना है। सिंस फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन एल बोथ ज्वाइन एंड मीट ऑपरेशन एग्जिस्ट, सो दे सेटिस्फाई द लैटिस प्रॉपर्टी, एल फॉर्म्स अ लैटिस अंडर द डिविजिबिलिटी रिलेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल आपको करवाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा लैटिस है कौन सा नहीं है। नाउ हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ये लैटिस होगा कि नहीं होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंगल टॉप देखना है, सिंगल बॉटम देखना है। क्या दोनों सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है, हाँ है, तो ये क्या होगा, मेरा लैटिस होगा। क्या यहाँ पे सिंगल टॉप है सिंगल बॉटम है, हाँ है, तो ये भी मेरा लैटिस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे सिंगल टॉप है सिंगल बॉटम है, नहीं है, बॉटम हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये मेरा लैटिस नहीं होगा। क्या ये लैटिस होगा, हाँ होगा। क्या ये मेरा लैटिस होगा, देख सकते हो, हाँ ये मेरा लैटिस नहीं हो सकता है। देखो इसके बाद में जब ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे हर जगह पे ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। देख सकते हो A2 है और A3 है, तो इसका अगर मैं देख सकते हो मीट निकाल रहा हूँ तो नीचे इजिली मिल जा रहा है। लेकिन ज्वाइन देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे, तो ज्वाइन डुप्लीकेट या मल्टीपल नहीं हो सकते ना, तो एक ही होना चाहिए। तो ये मेरा क्या होगा, लैटिस नहीं होगा। क्या ये लैटिस हो सकता है, देख सकते हो A2 और A3 का, देख सकते हो ज्वाइन मेरा 2 जगह है। तो इसका मतलब है अगर ज्वाइन मुझे मतलब प्रूव करना है ना, अगर एक भी निकल आया तो वो मेरा लैटिस नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो A2 और A3 का यहाँ पे इजिली निकल जा रहा है, यहाँ पे भी इजिली निकल जा रहा है, यहाँ पे भी आपका इजिली सभी जगह निकल जाएगा, तो ये लैटिस हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये टॉप है ये बॉटम है, और यहाँ पे सभी सिंगल वैल्यूज है, देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन होगी, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा ये सेम ही है, तो ज्वाइन सेमी लैटिस, और मीट भी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा लैटिस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रही हैं, ठीक है। तो
देख सकते हो यहाँ पे ये जितने भी डायग्राम थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको D36 कहा जाता है तो जैसे आपने D12 किया है तो इसके ऐसे D36 के 1 2 4 8 ऐसे 6, तो ये जितने भी वैल्यूज होती है ना उनका हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे और बिल्कुल डिविजिबिलिटी के हिसाब से काम कर लेंगे, फैक्टर के हिसाब से। और जैसे मैंने D12 का बनाया था ऐसे आप D36 का एग्जाम में बना करके आप इजिली कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख सकते हो कैसे। आइडम पोटेंट क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और उस एलिमेंट में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 8 है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी एक वैल्यू उठा लो। यहाँ पे मैंने उठाया 6, ठीक है, मैंने 6 उठाया और इसको मुझे ज्वाइन करना है 6 से। तो क्या जब ज्वाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो चाहे ज्वाइन करो चाहे मीट करो वो सेम ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यही कहना है ना, तो 6 का 6 से ज्वाइन करो या 6 से 6 का मीट करो तो उसकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए और बी, मतलब मान लिया 6 और 4 को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 6 और 4 को मैं अगर ज्वाइन कर रहा हूँ तो वो किसके बराबर, देखो 6 और 4 का ज्वाइन कितना आएगा, 6 और 4 का ज्वाइन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 4 और 6 का ज्वाइन कितना आएगा, ये भी मेरा क्या आएगा 4 ही आएगा। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो 6 और 4 का मीट क्या आएगा 4 आएगा, और 4 और 6 का मीट क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 4 ही आएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। एसोसिएटिविटी की भी यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, जैसे जो 3 वैल्यू कोई भी उठा लो 2 4 6 जब रखोगे तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, LHS RHS बराबर आ जाएंगे, इसीलिए ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, ठीक है। तो आप सिंपल, ये बेसिक मैथ थी तो आप यहाँ पे कर ही पाएंगे, ऐसे एब्जॉर्प्शन को भी कर पाएंगे और ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव को भी कर पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव को करने का तरीका मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ए है, बी है, सी है, अगर कहीं पे अगर आपको इस टाइप से लिखा है और आपको इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये बाहर वाला साइन है 2 बार लिखना है, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ में, जो बीच में था उसको यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हो ऐसे आप यहाँ पे दोनों चीजों को, डिस्ट्रीब्यूटिव की इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमारी लैटिस की वो समझ में आई होंगी। और इसके बाद में हम सब लोग टाइप्स ऑफ लैटिस को देखने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी बाउंडेड, कंप्लीट, ये सभी लैटिस आती हैं और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। तो वो हम सब लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास टाइप ऑफ लैटिस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाउंडेड लैटिस को डिस्कस करेंगे। इसमें देख सकते हो बाउंडेड लैटिस क्या कहता है, देखो बाउंडेड टाइप्स ऑफ लैटिस है। जैसे मैं कहूँ टाइप्स ऑफ बाइक्स, तो पहले बस बाइक तो होना ही चाहिए ना, तभी तो हम टाइप्स ऑफ बाइक्स की बात करेंगे ना। तो लैटिस होना चाहिए, तो लैटिस तो देखो पहले होना ही चाहिए, लैटिस की जितनी पोसेट होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए, मीट होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। उसके साथ में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए और लीस्ट भी एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट दोनों होने चाहिए, तभी वो बाउंडेड लैटिस होता है, तो इसलिए ये बाउंडेड लैटिस है। तो बाउंडेड लैटिस फिर कौन नहीं होगा, अभी आपको कहा जाए तो यहाँ पे कह सकते हो कि सर ये भी तो मेरा बाउंडेड लैटिस है, ये भी फिर मेरा बाउंडेड लैटिस है ना, तो फिर अब कैसे कह सकते हो कि कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक जेड लेस देन इक्वल, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर है, आपको पता है इनफिनाइट नंबर ऑफ माइनस और प्लस की वैल्यू हो सकती है। आपको इंटीजर है ही तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइनस में इनफाइनाइट हो सकता है और प्लस में इनफाइनाइट नंबर तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो अभी यहाँ पे कहा जाए कि अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इनफिनाइट नंबर ऑफ हो सकता है, तो अब इसमें क्या आप बाउंडेड ढूंढ सकते हो, क्या आपको पता है कि यहाँ पे बाउंडेड कोई होगा, मतलब इनफिनाइट नंबर है, कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, आपको पता ही नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि इनफिनाइट नंबर है ना। तो इसीलिए ये वाली जो सीरीज है ये लैटिस होती है, बट यहाँ पे ये बाउंडेड नहीं होती है। तो लैटिस कैसे होती है, तो जैसे आप कोई भी वैल्यू उठा लो इनफिनाइट में, चाहे 10,000 उठा लो और 10 को उठा लो, अगर उसका ज्वाइन निकालोगे तो मेरा 10,000 निकलेगा और मीट निकालोगे तो 10 निकलेगा। तो कोई भी वैल्यू उठा सकते हो जो यहाँ पे लेस देन इक्वल में, तो ये मेरा क्या होगा, ये फॉलो कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसका बाउंडेड कहेंगे तो बाउंडेड लैटिस नहीं होता है, ठीक है। ये तो आई होप आपको यह चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या कहता है कि एक फॉर एन एलिमेंट a in L, its complement A is another element such that when with combined it produce the greatest element and there meets result in the least element। जैसे इसमें क्या होता था, जब हम GLB फाइंड करते थे या LUB फाइंड करते थे तो वो जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट ही आए, कहीं पे भी आ जाता था। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए कि कोई भी हम 2 एलिमेंट को उठाएं, कोई भी अगर 2 एलिमेंट को उठाएं और उनका ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ रहा हो ज्वाइन करने में और मीट करने में लोएस्ट आ रहा हो, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ए और बी का करते हैं, तो देखो ए और बी का, देखो यहाँ पे देख सकते हो ए और बी का अगर हम कर रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, ज्वाइन 1 आ रहा है, मीट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट बी भी है।
तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी है। और कहीं यहाँ पे देख सकते हो ए का अब यहाँ पे देख सकते हो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो सी है। तो मेरे ए के कॉम्प्लीमेंट कितने हैं, बी और सी हैं। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा ए और सी, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस होगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और मेरे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराऊं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है, अगर ये वाली प्रॉपर्टीज मतलब हम यहाँ पे कोई भी तीन वैल्यूज लें ए और बी सी, और जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रॉपर्टीज प्रूव करने को बताया, अगर वो प्रॉपर्टी हर एक वैल्यूज के लिए प्रूव हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। तो सर कहोगे कि अब मैं तीन तीन वैल्यू उठाने लगूंगा तो पूरा एग्जाम हो जाएगा एक ही इसको डिस्ट्रीब्यूटिव को प्रूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक देने वाला हूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट तो पता ही है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि देखो ए की वैल्यू क्या हुई, देखो कितने कॉम्प्लीमेंट आए थे, बी और सी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करना है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए लेकिन कॉम्प्लीमेंट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो नहीं हो या फिर एक से ज्यादा हो। तो देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि अब देखो 4 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बताऊं तो 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, 4 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कुछ 4 का कॉम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, देख सकते हो क्योंकि लास्ट में मिनिमम पे गए ही नहीं। 2 का और 3 का कॉम्प्लीमेंट 2 और 3 का देख सकते हो मिनिमम ये है, ठीक है, और मैक्सिमम भी नहीं है। तो ये भी क्या है, ये मेरी क्या है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, नहीं है, क्योंकि देख सकते हो एक यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो या तो इसका कोई कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, इसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, देख सकते हो। ठीक है, तो 2 और 6 का कोई कॉम्प्लीमेंट है, 2 का कॉम्प्लीमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे किसी का देख सकते हो, किसी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे करके देखेंगे तो समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी कैसे कॉम्प्लीमेंट को निकालना है। आपको 4 को लेना है तो 4 का कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो क्या इसका ज्वाइन निकालेंगे तो क्या 4 का जो ज्वाइन 6 के साथ निकालते हैं तो क्या यहाँ पे 12 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन मीट कहाँ पे आ रहा है, मीट तो यहीं पे आ जा रहा है। तो मतलब ज्वाइन और मीट दोनों होने चाहिए तभी हमारा वो कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट इसके साथ में, तो इसके साथ में ए के दो कॉम्प्लीमेंट आ जा रहे हैं, बी और सी। तो इसीलिए मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में सिर्फ और सिर्फ या तो एक आए या फिर नहीं आए। तो देख सकते हो यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट कहता है क्या कि भैया एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। मॉड्यूलरिटी क्या होती है, मॉड्यूलरिटी कुछ नहीं होती, अगर ये वाली जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में था ये वाली अगर प्रॉपर्टी सभी के लिए फॉलो हो जाती है तो ये मॉड्यूलर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कंप्लीट लैटिस देख सकते हो, अ लैटिस एल इज कॉल्ड द कंप्लीट इफ ईच ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब कोई भी एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अवेलेबल होने चाहिए। मतलब यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट लैटिस थोड़ा अच्छे से बताना चाहूंगा कि जैसे आप जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करते थे तो वहां पे आप कोई भी सेट ले लेते थे, जरूरी नहीं है कि उसमें पेयर में ही सिर्फ दो ही वैल्यू लें। तो ऐसे ही आप जब ज्वाइंट निकालते थे और मीट निकालते थे तो क्या करते थे, आप पेयर में वैल्यू लेते थे, ए बी बी सी ऐसे करके लेते थे। लेकिन अगर ये कह रहा है तो अगर ऐसे प्रूव करेंगे तो ये मेरा क्या होता है, लैटिस होता है। ठीक है, लेकिन इसका कह रहा है कि भैया एक लैटिस तो होनी चाहिए, लैटिस के साथ में फिर क्या होना चाहिए, अगर हम उसमें से कोई भी वैल्यू कोई भी सबसेट ले उसका हमें क्या होना चाहिए, उसका ज्वाइन और मीट मिलना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं ये मेरे पास क्या है, ये तो लैटिस, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी क्या है, यहाँ पे वेट अ मिनट, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एग्जांपल गलत लगा दिया है, ये कंप्लीट ये लैटिस ही नहीं है तो कंप्लीट लैटिस क्या होगा। तो लैटिस का मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरे पास लैटिस था, ठीक है, ये मेरे पास लैटिस था ना। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसका और इसका मैं ज्वाइन निकालूं ये तीन वैल्यू का, तो देख सकते हो इसका ज्वाइन क्या आएगा, देख सकते हो ये आ जाएगा, ये क्योंकि ये तीनों वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है। और मीट क्या आएगा, मीट मेरा ये आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी वैल्यू उठाओगे इस वाले में, इस वाली हेल्थ डायग्राम में, तो सभी में क्या आएगा मेरा, यहाँ पे कोई भी सबसेट उठा सकते हो तो उसका ज्वाइन और मीट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए कंप्लीट लैटिस है। तो कंप्लीट लैटिस कब नहीं होगा, तो मैंने बताया था कि कोई भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे माइनस में वैल्यूज होती है, यहाँ पे प्लस में वैल्यूज होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीट लैटिस नहीं हो सकता है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि जीरो से लेकर के जितनी ऊपर वाली वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे जीरो से लेकर के इनफिनाइट नंबर तक कोई भी वैल्यू हो सकती है कि नहीं। मैंने सपोज ये सबसेट कंसीडर किया, क्योंकि हम कंप्लीट लैटिस में एक सबसेट को कंसीडर करते हैं, तो मैंने ऊपर वाला कंसीडर कर लिया। तो उसमें क्या आपका
ज्वाइन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, आपको पता ही नहीं है ज्वाइन क्या, क्योंकि आपको एलयूवी पता ही नहीं है। ऐसे मैं दूसरा सेट कंसीडर कर लेता हूँ, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक, मतलब जो जीरो से जितनी भी छोटी वैल्यूज है वो ले लेता हूँ। इसमें जीरो से सभी बड़ी ली, तब उसमें मुझे पता नहीं चला इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा ज्वाइन होगा। ऐसे जब मैं लेस देन लूंगा तो मुझे इसमें नहीं पता चलेगा मीट क्या है। ज्वाइन तो पता चल जाएगा जीरो है, लेकिन मीट नहीं पता चल पाएगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें मीट तो पता चल जाएगा जीरो है, जब ग्रेटर करूंगा और उसके ऊपर करूंगा तो वहां पे मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं पता चल पाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कंप्लीट लैटिस कब नहीं हो सकता है। तो कोई भी एक ऐसी लैटिस जो हमारी, जिसके सबसेट अगर मैं लूं, कोई भी, मतलब कोई भी एलिमेंट का सबसेट लूं, उसके अगर ज्वाइन और मीट नहीं निकलते हैं तो वो मेरा कंप्लीट लैटिस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये आपके लिए गलत है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग, दिस इज नॉट अ लैटिस। जब लैटिस ही नहीं है तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मेरा यहाँ पे कंप्लीट लैटिस ही नहीं हो सकता ना। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यही सब था। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे पांचों चीजें, जितने भी पांच यहाँ पे लैटिस टाइप थे, मैंने बता दिए हैं। और यहाँ पे जितने भी डाउट्स होंगे वो आई होप सभी क्लियर हो चुके होंगे। और यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेटेस्ट जो चीजें नहीं समझ में आई तो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के आप पूछ सकते हैं। और आपको एग्जाम में जस्ट एज इट इज लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई कहता है कि आपको हैश डायग्राम दे दिया गया है, जैसे सपोज आपको ये हैश डायग्राम दे दिया गया है, ठीक है, आपको पूछ रहा है क्या ये मॉड्यूलर लैटिस है या कंप्लीट है या कोई भी टाइप का पूछता है, तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, लैटिस को प्रूव करना है। लैटिस को प्रूव करने के बाद में आपको ये जो टाइप्स ऑफ लैटिस है इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी सबकी है, तो उसको प्रूव कर देना है। जैसे बाउंडेड कहेगा तो आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट सर्च कर लेना है। कंप्लीट में क्या करना है, आपको कोई एक सबसेट निकाल के उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। तो ये सभी चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हैं। और मैंने बहुत कम टाइम में बताया तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्किप भी किया है। लेकिन अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लैटिस को कवर किया है, और मैंने यहाँ पे हैश डायग्राम को कवर किया है। मैंने जितनी भी चीज़ें थी, सेट था, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। आई होप आपने देखा भी होगा अच्छे से। और अगर आप ये करके जाते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स, ये मेरी गारंटी है कि करके जाएंगे। और आपको ये वीडियो को एक बार कॉपी पेन के साथ में देखना है, और हो सकता है आपको दूसरी बार भी कॉपी पेन के साथ देखना है, और एग्जाम के साथ में, एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ इस वीडियो को देख के चले जाना है। आपको गारंटी है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये पूरी सीरीज को मेरी फॉलो करते हैं 1 से लेकर के 5 तक, तो आपको क्या होगा, 85 to 90 मार्क्स का एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। जबकि ये डीएसटीएल का कोई प्रेडिक्टेबल हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तब भी आप अच्छे से 80 to 85 मार्क्स का वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से आपके साथ में नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।